All right. Assalamu alaikum, students. Assalam, sir. Okay, we had some difficulty in this with the Zoom thing. Okay, so we are starting now our today the 11th lecture of parallel distributed computing. As usual, the attendance procedure will be same in each part of the class. You will enter your roll number and name in each part of the class in the chat part, and from there the attendance will be later on marked accordingly. Okay, any questions from our previous part in which we did the rectangular matrix multiplication? Then I asked you to look at solving of a problem of a rectangular matrix and vector multiplication. And then we did the hierarchical structure for the threads arrangement as well as for the memory arrangement in QDAS. This was our last lecture. Do you have any questions about that? No questions? You're fine with it? सर मेरा एक असाइनमेंट से क्वेश्चन है। अच्छा, असाइनमेंट कौन सी सर वो जो कल हमने सर एवेलुएट? यस सर, पर मतलब मैंने सिर्फ ये कहना था कि हमें सर ने कल मतलब परसों सर ने हमें बताया था कि हमने 2 असाइनमेंट्स करनी है और उनकी जो है ड्यू डेट 23 है। मतलब हमें पूरा वीक तो नहीं मिला उसके लिए, और ऊपर से असाइनमेंट्स भी 2-2 हैं। और तो जिन लोगों ने पहले भी नहीं दी हुई तो उनको तो ज्यादा इशू होगा, क्योंकि उनके पहले वाले कोड भी सही नहीं थे। पीडीसी के असाइनमेंट की बात कर रहे हो? नहीं सर, क्रिप्टोग्राफी की। अच्छा, ये पीडीसी की क्लास है आज? सर कल मेरा माइक काम नहीं कर रहा था तो मैंने भी बोल नहीं सकी थी इस वजह अच्छा, से। हमने कल क्रिप्टोग्राफी की क्लास में इस पर 15-20 मिनट खर्च कर लिए थे। तो अगर आपका उस वक्त माइक काम नहीं कर रहा था तो आप कम से कम उस आंसर को तो देखो यूट्यूब सर पे। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप असाइनमेंट की डेट आपने मतलब 1 वीक का टाइम आपने बोला था ना कि आप दिया करेंगे, तो हमें 1 वीक का टाइम तो नहीं मिला। हमें परसों असाइनमेंट मिली और हमने जो है मैं कल सबमिट करवा देनी है। मैं यही आपको बात बता रहा हूँ कि कल जो क्रिप्टोग्राफी की क्लास थी उसमें फर्स्ट 15 मिनट्स आई एक्सप्लेन दिस पार्ट। जो आपका क्वेश्चन है ना, इसका आंसर मैंने आपको बगैर क्वेश्चन पूछे दे दिया है। आप कम से कम, अगर माइक खराब भी था तो आंसर तो सुनाई दे रहा होगा, या वो भी नहीं सुना? वो तो हेडफोन तो ठीक थे। हेलो, सर मैं डेट की बात कर रही हूँ, पर मैं है कोई बात नहीं, मैं आप स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड, मैंने डेट का आंसर ही दिया है फॉर दैट थिंग। मैं फिर कर देता हूँ उस पर टाइम खर्च, मगर एटलीस्ट इतना तो क्या करो कि क्लास अटेंड करो। अगर माइक काम नहीं कर रहा तो उसको सुन तो लो। मैं फिर रिपीट कर दूंगा वो जो डेट है। वो फिर जाओ, गो बैक टू दैट लेक्चर और देखो उसमें मैंने आपको उसके प्रोजेक्ट 2 के लिए वो दिया हुआ है। आपको उसको 2-3 हफ्ते हो गए हैं। यू हैव नॉट 1 वीक, अबाउट 2 to 3 वीक्स फॉर प्रोजेक्ट 2, जो आपका ड्यू है इस थर्सडे को। शायद भाई दोनों पार्ट कल करवाने हैं। मैंने अभी खोला हुआ है क्लासरूम। ओके, ऑलराइट, आई शेयर माय स्क्रीन। ओके,
All right. Okay, we are restarting the class. There was some problem. Okay, you can re-enter in the chat your attendance as a roll number and the name. Acha, before when the class was disturbed, there was a question about cryptography and network security project 3 assignment, which I have given the theoretical assignment design part only. Uh, I was mentioning that I had discussed it in my last class in detail, and I was repeating that uh, the, this facility is just an additional provision for those people who had any difficulty in project 2 which was given 2-3 weeks back. उसके लिए तो बहुत टाइम मिला हुआ है, उसका आपको मसला नहीं है. मसला जिसका आप कह रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं, मैं उसको एड्रेस कर रहा था. जो भी लोग प्रोजेक्ट 2 जो कि 2-3 हफ्ते पहले से मिला हुआ था और उसको के साथ कंफर्टेबल है और वो कंप्लीट कर रहे हैं, उसके फेज 2 एंड फेज 3 लेके आ रहे हैं, वो कंप्लीटली इग्नोर कर दें ये जो प्रोजेक्ट 3 की मैंने दिया है. वो अभी मुझे कंप्लीट प्रोजेक्ट 2 एज यूजुअल ऑन ड्यू डेट दिखाएंगे और फेज 2 और फेज 3 दिखाएंगे. मैं उसको एवेल्युएट करूंगा एंड आई विल नॉट बी आस्किंग एनीथिंग फ्रॉम देम अबाउट प्रोजेक्ट 3. वो लोग प्रोजेक्ट 3 पूरे 1 वीक बाद मंडे टू मंडे सबमिट कर सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर दोज पीपल. ठीक है, बट then their project 2 will be fully evaluated for phase 2 and phase 3. अच्छा, अब कुछ लोग, अब ये एक फैसिलिटी है, आप लोग फैसिलिटी भी कोई नहीं लेना चाहते. some people who had difficulty in doing phase 3, उनके लिए खाली, only for those people, this is a facility कि instead of at this stage उनको penalize हो जाए कि उन्होंने phase 3 नहीं किया, they can do the theoretical part this project 3 in lieu and submit, and I will later on in later project उनसे ये वाला काम करवाऊंगा. उन लोगों से जो अभी ये कर देंगे उनके लिए it is done. It is a facility for the people who were having some difficulty in phase 3 of project 2 जिसके लिए उनको enough time मिला हुआ था 2-3 हफ्ते. Okay, अब इफ यू आर वन ऑफ देम जो प्रोजेक्ट 2 कंफर्टेबली कर रहा है और कर चुका है और उसको फेज 2 फेज 3 दोनों एवेल्युएट कराने हैं, फॉरगेट अबाउट दिस प्रोजेक्ट 3. आफ्टर 1 वीक यू कैन ब्रिंग दिस प्रोजेक्ट. हाँ, अब पूछिए, अब क्या मसला है, बताइए, पूछो. हु वाज आस्किंग दिस क्वेश्चन? हेलो हेलो. सर मैं ये आपको सिर्फ कह रही हूँ, मुझे मतलब इससे इश्यू नहीं है. मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूँ कि हमें प्रोजेक्ट 2 जो है और प्रोजेक्ट 3 हमें ये 20 जी सोफिया जी, बोलिए. सर मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जो हमारा प्रोजेक्ट 2 और प्रोजेक्ट 3 है ये हमें 20 को मेल आई है सर की, और इन दोनों की ड्यू डेट 23 है. अच्छा अच्छा, चलो अब आप दूसरा कोई दूसरा प्रॉब्लम बता रहे हो. अच्छा, सर मैं पहले भी यही कह ओके. रही थी कि सर ये अच्छा अच्छा, नहीं वो आप प्रोजेक्ट 3 का क्योंकि डेट के बारे में आपने लास्ट टाइम भी मेरे से क्लास में पूछा था आप लोगों ने, और बल्कि पूछे बगैर ही मैंने उसे एक्सप्लेन कर दिया था. अच्छा, मेल कोई उनकी वैसे रिमाइंडर मेल आई हो तो आई हो, मगर असाइनमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट 2
पिछले 3 क्लासेस जो मेरी हो रही हैं, असल में क्या था, इफ यू आर कीपिंग ट्रैक ऑफ क्लासेस, वी हैड गिवन यू वन प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसमें ये तमाम चीजें थी. देयर वर 7 थिंग्स इन दैट प्रोजेक्ट, ठीक है, टू डू. आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज, जब आप प्रोजेक्ट 1 की प्रोग्रेस को इनमें इन्वॉल्व थे और हमने उसको एक दफा देखा आपकी प्रोग्रेस को, तो आई थॉट कि मैं इसको आपको 2 हिस्सों में ब्रेक कर दूं और छोटा प्रोजेक्ट दे दिया जाए कंप्लीट की बजाय. तो मैंने कोई 3 वीक्स बैक उसको 2 हिस्सों में स्प्लिट किया. उसका नाम रखा, एक का रिवाइज्ड प्रोजेक्ट 1 और दूसरे का प्रोजेक्ट 2. आधा हिस्सा रिवाइज्ड प्रोजेक्ट 1 में डाल दिया जो कि फेज 1 था, और बाकी हिस्सा जो फेज 2 और फेज 3 थे वो प्रोजेक्ट 2 में डाल दिए. ठीक, ये चेंज और ये असाइनमेंट कोई 3 वीक्स या 4 वीक्स से अनाउंस हो गई, बता दी क्लास में भी और आपको आपके लैब ग्रुप पे भी और क्लास में भी. पहले उसके बाद 1 वीक गुजरा तो प्रोजेक्ट 1 की एवेल्यूएशन हुई. अब उस हिसाब से नेक्स्ट वीक पूरा, यानी 2 वीक पहले ये प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 दे दिए, उनकी डेट्स भी दे दी, दोनों की डेट्स भी बता दी. पहले की लास्ट वीक था, दूसरे की ये थी, और ये डेट्स और असाइनमेंट 2-3 वीक्स बैक हो गई, दोनों की हो गई. अगर आप दोनों रिकॉर्ड्स में देखो, लेक्चर्स के रिकॉर्ड्स में भी देखो, लैब्स के रिकॉर्ड्स में भी देखो, तो ये काम हुआ है. आपने शायद मिस कर दिया उसको. अब जब प्रोजेक्ट 2 की डेट आ रही थी आपकी, ये थर्सडे, प्रोजेक्ट 2 की, जो 2 वीक्स पहले असाइन हुआ था, नॉट 1 वीक, 2 वीक्स पहले असाइन हुआ था, उसकी डेट भी उसके हिसाब से दी हुई थी. प्रोजेक्ट 1 की जब वीक खत्म होगा, उसके 1 हफ्ते बाद प्रोजेक्ट 2 की डेट है, जो 20 आपकी कल है, कल उसकी ड्यू है. उसके बाद अब प्रोजेक्ट 3 जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था. Some people had difficulty in the part phase 3 and they wanted iska they were in trouble. I thought I can help those people by giving a project which is just theoretical, classical के आप जो कर चुके थे वो मैं दूं उनको. फेज 3 ऐसे लोगों को जिनको फेज 3 में मसला है, उनको ये एक बेनिफिट के तौर पर प्रोजेक्ट 3 है, क्योंकि वो थ्योरेटिकल है, उसमें मैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे रहा. लेकिन those people who by the due dates announced well 2-3 weeks back for project 2 also, project 2 की dates 2 weeks से अनाउंस्ड है दोनों जगह, क्लास में भी बार बार, स्लाइड्स में भी और लैब में भी. उसके बारे में कोई डेट का इशू नहीं है. अगर आपको सर ने कोई मैसेज में प्रोजेक्ट 3 के साथ रिमाइंड उसका भी करा दिया हो तो कोई हर्ज नहीं है. आप लोगों को बहुत सारी चीजें 10 दफा आज भी रिमाइंड करा सकते हैं सर कि भाई आपकी कल क्लास है, उसका ड्यू डेट है, आप लोग काम नहीं कर रहे तो कर लो, वरना आपको पेनल्टी होगी, ये वो. रिमाइंडिंग डज नॉट मीन कि इट इज बीइंग इशूड. तो अगर कोई उनकी तरफ से रिमाइंडिंग भी आ गई है तो थैंक हिम कि भाई आपने, मैं सो रहे थे हम लोग, चलो आपने जगा दिया. इट डज नॉट मीन कि वो कल वो असाइन कर रहे हैं, आप कोई चीज देख ही नहीं रहे हो. सर वो कल ही असाइन करें, इसी वजह से मैंने आपको बोला है. अगर रिवाइज होता तो मैं आपको नहीं कहती. अच्छा, काइंडली आप चेक कर लें क्लासरूम. अच्छा, आप मेरे पिछले 3 लेक्चर अटेंड कर रहे हो? यस सर. सारे लेक्चर खोलो, सब में दोनों प्रोजेक्ट्स अलोंग विद द डेट्स मेरे पास मौजूद हैं. ओपन इट, यूट्यूब में इसको ओपन करो, सारे लेक्चर्स. स्लाइड में आपके पास जो क्लासरूम स्लाइड्स हैं जो मैंने डाली हुई हैं उसमें ओपन करो. मैं क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स को हर दफा डिस्कस करता रहा हूं, तो ये बार बार ये डेट्स, ये दोनों के हिस्से, इनमें क्या करना है, इसको कैसे करना है, मैंने ही डिस्कस किया. आप उसको तो छोड़ ही दो. वो मैंने 3 वीक से, पिछले 3 वीक के लेक्चर्स आप निकालो, 3 वीक्स के, और उसमें इन प्रोजेक्ट्स के नेम, इनकी डेट्स, इनकी डिस्कशन. अगर वो नहीं मिले तो फिर आप, यू कैन होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल कि जी आपकी गलत बयानी है.
अगर चाहे, मैं अभी और टाइम इस पर खर्च नहीं करना चाह रहा, फर्स्ट टू लुक एट इट, देन ओके टुमारो इन द क्लास ऑफ साइबर सिक्योरिटी वी विल ओपन ऑल दोज लेक्चर्स एंड डिस्कस कि वो क्या वो लेक्चर्स गलत हैं, क्या ऐसा नहीं हुआ है, क्या वो मौजूद नहीं है, क्या उस पर डेट्स और बात नहीं है, तो फिर विल टेक बैक, फिर आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी कल के लैब से, ओके। बट एटलीस्ट प्लीज लुक एट थिंग्स, लुक एट थिंग्स। आप यू जस्ट आर नॉट बॉदरिंग, इससे ये जाहिर हो रहा है, ओके। अच्छा चले, अब कुछ तो हमें इसका था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आए और कुछ हमें दोबारा साइबर सिक्योरिटी के डिस्कशन में इधर टाइम खर्च करना पड़ा, ओके। लेट अस टेक, अभी हमें ये हम वी विल बी एबल टू डू पॉसिबली, वो जो हमारा एक 40 मिनट्स टाइप सेशन है वो ही हो सकेगा। उसके बाद हम आपके इसके बाद नेक्स्ट क्लास है आप लोगों की? नो सर। अच्छा, तो फिर चले हम क्लास पूरी कर लेंगे, वरना हम उसके बाद मेकअप सर स्लॉट। मेरी मैम आयशा के साथ है 12 बजे हमारी सर स्ट्रक्चर की। जी मेरी मैम आयशा के साथ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की क्लास है सर मैम 12 बजे। एक सेकेंड, ये स्केड्यूल क्लास है टाइम टेबल के हिसाब से? जी सर, जी सर। अच्छा, तो बाकी लोगों की नहीं है, आप वो उस सब्जेक्ट को मेकअप कर रहे हो? यस सर, मैं सेकंड सेमेस्टर वालों के साथ पढ़ रहा हूँ अच्छा अच्छा विदाउट एनी क्लैश। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो तो सर हमारी क्लास आपकी, जी बोलिए। हम हमारे क्लास भी है सर 12 बजे। अच्छा चलिए, ओके। हम फिर वो 40 मिनट्स, अभी 40 मिनट्स ले लेते हैं और फिर वो 40 मिनट्स हम फिर विल अनाउंस ए स्लॉट जिसमें हम मेकअप करेंगे, जहाँ पे एम्प्टी स्लॉट होगा आप लोगों का। आप लोगों का 2 to 5 वाला आज जो है उसमें आप अवेलेबल हो? यस हेलो, सर, अच्छा यस चलिए, सर। हम नेक्स्ट 40 मिनट्स जो है वो फिर 2 o'clock वाले टाइम में ले लेंगे, ओके। राइट सर, थैंक यू सो मच। अच्छा ओके, ऑलराइट। अच्छा, बल्कि ओके, लेट्स डू दैट। हम ये पूरी क्लास ही 2 to 3:30 पर आज पोस्टपोन करते हैं, क्योंकि फिर वो बहुत छोटे छोटे स्लॉट में करने की बजाय हम उसको एक ही गो में करेंगे और प्रॉपरली कर लेंगे, ठीक हो गया? ऑलराइट, सो वी हैव, सर तो जी मैं पूछ रहा था ये क्लास कब लेंगे आप? आज 2 to 3:30। और उसी के साथ ही लैब भी होगी फिर? आज हमारी कौन सी लैब है? हमारी तो लैब आज नहीं है। सर लैब है इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमारी आज। नहीं, वेंसडे है ना हमारी लैब, नहीं ठीक है सर, ट्यूसडे सॉरी और माय थर्सडे। बैड। अच्छा, तो ओके, इफ इट इज फाइन विद एवरीबॉडी, दिस क्लास यस सर, वी विल कंडक्ट फ्रॉम 2 to 3:30, ओके। राइट सर, राइट। ऑलराइट, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
All right. Assalamu alaikum, students. Hello, assalamu alaikum, students. अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum वालेकुम assalam. As planned this morning, हम अपनी आज की क्लास की मेकअप क्लास शुरू कर रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 11 है हमारा पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का। एज यूजुअल अटेंडेंस का तरीका हमारा वही है कि आप चैट एरिया में जाके और अपने रोल नंबर एंड नेम एंड प्रेजेंट का उसमें कर दें। हम उससे बाद में उसी से समराइज करके अपनी अटेंडेंस बना लेते हैं। और हर सेशन में जो 40 मिनट्स के जब हमारे होते हैं तो वो जब रिपीट हो तो फिर आप उसको रिपीट कर लीजिएगा, दोबारा चैट में एंटर कर लीजिएगा। ओके, अगेन ऑलराइट, let me first ask, our today's lecture will be on our next aspect. We have finished what we wanted to learn in CUDA-C using GPU, and our next learning phase will be how to program multi-core shared memory multiprocessor, जिसको हम शेयर्ड मेमोरी मल्टीप्रोसेसर को शॉर्ट में SMP कहते हैं। सो आवर टुडेज क्लास will, most of it lecture will be about this part. अच्छा, but as usual, before we start for the next topic, I always ask if you have any question from our previous lecture. So do you have any question from our previous lecture? या previous material? Okay. In any case, I just there was one small aspect left, so I will also review something which we did in the end. Maybe we were slightly moved fast on it, so I will review that. And there was one small aspect which was few slides which were left from there. First, we will complete that for the CUDA-C part, and then we will start the multi-core thing. Towards the end of our last lecture, we did the thread and memory hierarchy as the programmer sees in the CUDA-C programming. I have been telling you earlier, when you have a problem, as far as threads are concerned, how do you arrange the threads into different levels of hierarchy? In the past, we have been focusing on that how to group threads into blocks and how to group many blocks together. And I have been using sometimes the word grid about it, that we have been talking about and writing programs, grouping threads into blocks and blocks into grid. When we give for launching any kernel, we mention a thread configuration, and you have been doing in two-dimensional problems, giving how many threads in a block, and then we have been telling how many blocks you will use. So we have been doing that. Now we want to see the complete hierarchy as far as threads arrangement is concerned in CUDA-C, overall picture. But there is another thing in this, is the memory hierarchy. In the past, for the sequential programs, we have been using we have been using, we have been using, as a sequential programmer, you have been using memory hierarchy also in the past. Do you know, I mentioned of that,
in your normal sequential programming, you have been dealing some levels of memory hierarchy there. Okay, kindly. Okay. So memory hierarchy. Kindly, Aswan, please. चलें. Okay. अबरार, आप म्यूट कर लें अपने आप को. नॉइज आपके एंड से आ रहा है. अच्छा. कैन समबडी टेल मी कि आपने पास्ट में सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग में मेमोरी हायरार्की क्या डील किया है? कैन समबडी टेल मी कि इन द पास्ट आपने मेमोरी हायरार्की से क्या डील करते रहे इन द पास्ट? सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग में आप वेरियस लेवल ऑफ मेमोरी हायरार्की को जानते हैं या नहीं? बताइए. somebody, maybe Abrar, Fawad, are you familiar in sequential programming various levels of memory hierarchy? No? सर अभी याद नहीं है. अभी अभी याद याद नहीं है. अगर मैं इसको रिकॉल करूंगा तो फिर ओके. देखूंगा फिर समझ आ ऑल जाएगा. अच्छा, आप ये करते थे जब भी आपके कोई सिस्टम थे उसमें अक्सर जो अभी हम पहले क्यूडासी से पहले हम उधर जा रहे हैं कि सीक्वेंशियल में आप कैसे करते रहे हो. वी टॉक ऑफ दैट बस. ठीक है. आपका एक यहां पर मेमोरी रैम मेमोरी है. ये मेमोरी ब्लॉक जिसको हम रैम कहते रहे हैं पास्ट में, आप उसको ये मेन मेमोरी, इसको मेन मेमोरी भी लोग कहते हैं और रैम भी कहते हैं. जो आपके सिस्टम में होता है, ऑल ऑफ यू नो, ये रैम है. अच्छा, इसको आपका जो सीपीयू है आपका यहाँ पर ये बस है, सिस्टम बस होती है. इधर आपका प्रोसेसर होता है. इस बस के साथ प्रोसेसर भी कनेक्टेड है. जो हम इसको सीपीयू कह रहे हैं, प्रोसेसर आपका कनेक्टेड है. अच्छा, ये प्रोसेसर इस बस के थ्रू इस मेमोरी को एक्सेस कर रहा होता है. इसको कोई भी, ये प्रोसेसर है, इस बस के साथ कनेक्टेड है और ये आपकी मेमोरी ब्लॉक है या मेमोरी सिस्टम है. ये आपका सिस्टम बस है. सिस्टम बस पे आपके ये मेमोरी और सीपीयू आपस में कनेक्टेड होते हैं. मेमोरी में ही आपके प्रोग्राम भी होता है और डेटा भी होता है, जो हमने वॉन नॉर्मन मॉडल देखा सीक्वेंशियल के लिए. तो आप इस बस पर इस मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करते हैं. जब भी आपको कोई डाटा सीपीयू को लेना होता है, कोई ऑपरेशन करना है तो ऑपरेंड को वहां से कलेक्ट करना है, या कोई इंस्ट्रक्शन फैच करनी है तो वहां से करना है, और इस तरह ये काम कर रहा होता है. ठीक है. अच्छा, क्योंकि अच्छा इस सीपीयू के पास यहाँ रजिस्टर्स भी होते हैं. सीपीयू हैज इन इट्स ओन प्लेस क्लोजली रिलेटेड रजिस्टर्स. ये भी एक किस्म की मेमोरी ही है. ये फ्लिप फ्लॉप बेस्ड मेमोरी है आपके पास. सीपीयू के साथ ही ये रजिस्टर्स है. तो सीपीयू जब कोई काम करता है इसके एएलयू में ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, तो मैनी अ टाइम्स इसके पास डेटा रजिस्टर्स में अवेलेबल होता है या ये वहां से यूटिलाइज कर सकता है. एंड इट दैट इज द फास्टेस्ट वे. कोई ऑपरेशन अगर सीपीयू ने करना है और अगर डेटा उसके पास रजिस्टर्स में है, रजिस्टर्स आर वेरी फास्ट, तो it carries out that. ALU uses data from registers and carry out the operation. तो ये इसकी फास्टेस्ट मेमोरी अवेलेबल इसके पास रजिस्टर्स है. ठीक है. ये एक लेवल ऑफ मेमोरी है सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग में. फ्लिप फ्लॉप्स, रजिस्टर्स, वेरी फास्ट. सेकेंड लेवल हमारे पास मेमोरी होता था कि रैम में आप एक्सेस करें किसी चीज को. रैम्स आर स्लोअर, they take multiple cycles to operate something. तो हमने चीजों को फास्ट करने के लिए विथ टाइम लोगों ने इस जगह, इस इन बिटवीन दिस सीपीयू एंड मेमोरी, यहाँ कैश मेमोरी ऐड की लोगों ने. इस कैश मेमोरी के भी फिर आहिस्ता आहिस्ता
कई लेवल्स आना शुरू हुए, बट ओके वो भी लेवल्स यही है। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी क्या थी कि इट इज ए मेमोरी विच इज फास्टर देन द रैम। इसका एक्सेस डिले रैम से कम था, ये फास्ट है। ऑफ कोर्स इट्स नॉट फास्टर देन रजिस्टर्स, रजिस्टर्स आर द फास्टेस्ट। अगर इससे कोई चीज एक्सेस करके सीपीयू करेगा तो बहुत तेजी से हो जाएगा, क्योंकि दे आर जस्ट अवेलेबल देयर ऑन द सीपीयू कनेक्टेड विद दैट। अगर उसको रजिस्टर में डाटा नहीं है तो वो रैम में जाता था। अब अगर कैश बीच में आ गई है तो कैश का फायदा ये कि एट टाइम्स जब भी कोई चीज आप रैम से एक दफा रीड कर लेते हैं तो वो कैश में आ जाती है। उससे ऑनवर्ड फिर एक्सेसेस थ्रू द कैश होते हैं विच आर मच फास्टर। ठीक, तो इसलिए कैश ने आपके मेमोरी एक्सेस को फास्ट कर दिया। ये बीच में एक और लेवल आ गया। अब वेयर इज द डिस्क? डिस्क ये है कि फिर आप ये एक, क्योंकि हार्ड डिस्क जो है वो सिस्टम बस पे कनेक्ट नहीं आप करते, ये सिस्टम बस है, सिस्टम बस, ठीक है। इस पे आपने ये फास्ट चीजें जैसे रैम और सीपीयू वगैरह कनेक्ट होते हैं। उसके लिए फिर आपने ये किया होता है कि इस सिस्टम बस से एक एडेड यहाँ पर एक और आईओ बस के लिए ब्रिज लगाते हैं। आप इसको सेपरेट करते, आईओ बस का ब्रिज, आईओ बस के लिए एक ब्रिज करते हैं इसे, और फिर यहाँ एक आईओ बस होती है आपकी, आईओ बस, ये ब्रिज के बाद आईओ बस होती है। और वहां पर ये एक्सटर्नल डिवाइसेस, आईओ डिवाइसेस एक्सेट्रा होती हैं, जिसमें एक चीज ये हार्ड डिस्क भी होती है। यहाँ हार्ड डिस्क है, ओके, ये हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क, ओके। अब कोई चीज, कोई फाइल हार्ड डिस्क से आप लाते हैं तो यू कम थ्रू ए बिगर रूट। ये आप आईओ बस पर आएगा वो चीज, और फिर ये ब्रिज से गुजरेगा, फिर सिस्टम बस पर आप उसको एक्वायर करोगे। सो गेटिंग थिंग्स फ्रॉम हार्ड डिस्क इज मच स्लोअर। तो अब स्पीड वाइज सीक्वेंस क्या है? सबसे फास्ट रजिस्टर, उससे कम स्पीड कैश, उससे कम स्पीड रैम, और स्लोएस्ट हार्ड डिस्क। ये आपके हमारे नॉर्मल सिस्टम जो आप हमेशा से जानते हो और यूज करते हो, सीक्वेंशियल सिस्टम, उसमें ये हायरार्की ऑफ मेमोरी है। और ये क्यों हायरार्की हम रखते हैं मेमोरी की? इसलिए कि मेमोरी जितनी फास्ट है उतनी ही वो कॉस्टली है। अगर आप रजिस्टर्स इंप्लीमेंट करोगे तो आपको डायरेक्ट फ्लिप फ्लॉप्स से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, दे आर वेरी कॉस्टली। यू कांट यूज मिलियंस ऑफ रजिस्टर्स इन योर सीपीयू थिंग, क्योंकि वो बहुत ही कॉस्ट हो जाएगी। आपकी कैश फास्ट है बट स्टिल इट इज रिलेटिवली कॉस्टली देन रैम। तो आप कुछ बेनिफिट कैश से स्पीड अप का लेते हो, मगर कैश को रैम के साइज जितना नहीं कर सकते अफोर्ड, कॉस्ट पड़ेगी। फिर आप रैम को में जो भी कोई चीज रन होती है सीपीयू में, यू ब्रिंग इट टू द रैम। इवन इफ अगर वो हार्ड डिस्क पर भी है तो वो पेजिंग के जरिए आपके रैम में आते हैं और रैम से रन होता है प्रोग्राम और डेटा। अच्छा, हम कहते हैं यार ओके रैम इज गुड, लेकिन इवन रैम इज कॉस्टली। यू कैन नॉट हैव ए ह्यूज रैम टू रिप्लेस देन हार्ड डिस्क, क्योंकि हार्ड डिस्क इज स्लोअर बट इट इज चीपर। तो इस तरह ये लेवल्स मुख्तलिफ आपके बने हुए हैं। और हम क्लासिकल केस में हमारे मेमोरी हायरार्की के लेवल का पिरामिड ये होता है, इट इज ए पिरामिड लाइक थिंग। पिरामिड लाइक थिंग क्यों है? कि हम कहते हैं कि इसमें सबसे लेट से बड़ी चीज पिरामिड के उस पर है साइज वाइज, ये है कि ये जो हार्ड डिस्क वाला, हार्ड डिस्क, उससे ऊपर हमारे पास साइज वाइज हम कहते हैं रैम है, कम साइज। एक्सक्यूज मी सर, मैं आपको शेयर कर दूं अगर स्क्रीन, मैंने क्योंकि खोली हुई है यहाँ पे, पैरामिड पूरा खोला हुआ है नेट से ना। अच्छा बस ठीक है, कोई बात नहीं। हम वो तो मैंने आपसे इसलिए शुरू में पूछा था कि अगर आप लोग इससे फेमिलियर है तो हम आगे चलते हैं, लेकिन अब वो पिरामिड तो नहीं है। आपने समझना है कि इसमें फिलॉसफी क्या है, ये मुझे पिरामिड से हमें ये बात समझनी है। अगर उसमें कोई इनपुट हो तो फिर हम ले लेते हैं, अदरवाइज वी मूव ऑन, ठीक है। ओके, आई एम नॉट डूइंग लॉट इन ड्राइंग पिरामिड। हम
पिरामिड के ड्रॉ करने में बहुत कुछ खर्च नहीं कर रहे, हम इस पिरामिड की फिलॉसफी को समझने में टाइम ले रहे हैं और लेंगे, वो हम देखते हैं। अब ये पिरामिड बनाने का मतलब ये हुआ, ये क्यों बना रहे हैं? हम कह रहे हैं देखो साइज वाइज ये सबसे ज्यादा साइज, ये उससे कम, ये उससे कम, इससे कम, लेकिन स्पीड वाइज है ये इधर साइज बढ़ रहा है, ये साइज इधर बढ़ रहा है, इस साइड में साइज ऑफ द थिंग इज मोर, लेकिन ऊपर की तरफ साइज कम हो रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ स्पीड बढ़ रही है, स्पीड इज इंक्रीज। ठीक है, तो एक्चुअली फिलॉसफी क्यों है, हायरार्की ऑफ मेमोरी क्यों है हमारे सीक्वेंशियल सिस्टम में, कि हम कह रहे हैं कि जितनी फास्ट मेमोरी है उतना ही उसकी कॉस्ट ज्यादा है, तो उसका क्वांटिटी कम है। ये इस पैरामीटर से जाहिर कर रहे हैं कि देखो रजिस्टर सबसे फास्ट है स्पीड वाइज, मगर वी आर यूजिंग लीस्ट इन साइज, और फिर कैश और रैम, और ये रिलेशनशिप हम समझ रहे हैं, ये इसको मेमोरी हायरार्की हम सीक्वेंशियल में कहते हैं। ये इसकी हमने अरेंजमेंट वाइज बात की और ये उसको समराइज किया। अब इसी रोशनी में हमें हर जगह यही फिलॉसफी यूज करनी पड़ती है, जो भी कोई आप सिस्टम बनाते हैं मॉडर्न टाइम्स में। तो इसी कॉन्सेप्ट को इस क्यूडा सी डोमेन में हम देख रहे हैं कि इधर क्या वो है उसकी हायरार्की, वो हमने लास्ट टाइम देखी थी कि इस केस में हायरार्की के लिए हम पहले डायग्राम ले लेते हैं। मेमोरी वाइज हमें 3 ये मेमोरीज हमने देखी हैं इसके केस में, ये डायग्राम है कि इसमें मेमोरी की स्पीड वाइज हायरार्की ये है कि ग्लोबल मेमोरी उसी और कांस्टेंट मेमोरी और शेयर्ड मेमोरी एंड रजिस्टर्स। ठीक, ये मेमोरीज के यहाँ है। तो अगर हम इसी बात को वहां ड्रॉ करें कंपेरेटिवली, तो हम ये बनाएंगे, इसके बजाय इसकी पिरामिड को इस तरह की होगी। हम सबसे नीचे इसमें हम हार्ड डिस्क का लेवल, जो जीपीयू है उसके अंदर मैक्सिमम जो है आप इस ग्लोबल मेमोरी और कांस्टेंट मेमोरी तक जा रहे हैं। हम अब जीपीयू के अंदर जो लेवल्स हैं उसे बना रहे हैं। तो हम इसके हाईएस्ट उसमें आपके यहाँ पर है ये वाली ग्लोबल मेमोरी, जिसको अभी तक आप डील करते रहे हो, और हम इसको प्रोग्रामों में भी आप बार बार जो डेटा ट्रांसफर हम करते थे वो इसमें करते थे, ग्लोबल मेमोरी। ये हमारी है ग्लोबल। अच्छा, इसी के लेवल पर एज ए रीड ओनली कांस्टेंट मेमोरी भी है यहाँ, कांस्टेंट मेमोरी। अच्छा, उसका साइज हम कह सकते हैं साइज वाइज, वो स्पीड वाइज तो बेहतर है, मे बी कि हम यहाँ पे कर लें, इधर ले लेते हैं। ग्लोबल स्पीड वाइज कांस्टेंट का रोल जरा लिमिटेड है, मगर वो एटलीस्ट स्पीड वाइज फास्ट है कांस्टेंट मेमोरी। फिर हमारा है शेयर्ड मेमोरी, शेयर्ड मेमोरी, ये शेयर्ड मेमोरी। और फिर हमारा है एज यूजुअल रजिस्टर्स। अब इसके अंदर हमारी हायरार्की और मेमोरी ये है रजिस्टर। अच्छा, अब इसमें असल बात हमें देखनी है कि हमारे जो एक हायरार्की ये है जो मेमोरी की हायरार्की है, ये मेमोरी हायरार्की है जो हमने सीखी है। मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर में ये बताया था और दिखाई थी वो डायग्राम, उसमें ये मेमोरी की हायरार्की, मेमोरी हायरार्की कि एक स्टेज पर हमारे ये ग्लोबल एंड कांस्टेंट है दोनों। इसमें ग्लोबल इज फास्टर एंड कांस्टेंट इज फास्टर देन ग्लोबल, लेकिन कांस्टेंट खाली रीड ओनली के लिए इस्तेमाल होता है, ये इसका फर्क है। तो हम नॉर्मली अभी जो आप काम करते रहो वो ग्लोबल में करते रहो, जो अभी तक आपने प्रोग्राम्स लिखे हैं। उसके बाद हर ब्लॉक में मैंने दिखाया था, इन ईच ब्लॉक देयर इज ए शेयर्ड मेमोरी। ये ब्लॉक हर ब्लॉक में थी। इसका स्कोप ब्लॉक लेवल का है। हर थ्रेड के लिए अपने रजिस्टर्स हैं, तो थ्रेड्स का जो है वो रजिस्टर लेवल है। अब ये स्पीड वाइज तो ये पिक्चर है, ठीक है, जो हम देखेंगे इसको 500 साइकिल्स, तो इसको 5 साइकिल्स, शेयर्ड मेमोरी के भी 5 साइकिल जो आप दिखाए हैं, रजिस्टर्स के 1 साइकिल मैंने एक्सप्लेन किए थे, इट मींस सो मेनी क्लॉक्स ऑफ द सिस्टम जो उसको एक्सेस करने में चाहिए। इससे स्पीड का अंदाजा होता है। एज यूजुअल इसी हिसाब से इधर स्पीड बढ़ रही है, ये स्पीड बढ़ रही है,
स्पीड। और इसी तरह क्योंकि ये स्पीड फास्टर चीजें हैं, तो इसी तरह इस तरफ साइज जो है इधर बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा साइज की ग्लोबल है, उसी साइज की कांस्टेंट, और फिर शेयर्ड और ये साइज। तो अब ये बिहेवियर वहां से जो सिक्वेंशियल से हम क्यूडा के लिए लाए हैं उसका ये रिलेशनशिप है। लेकिन इसमें हमने एक और बात भी देखी जो वहां डायग्राम से देखी थी कि एक हायरार्की आपके थ्रेड्स की है। मैंने ये बताया था ना, आपने दो तरह की मैंने हायरार्कीज आपको हमने सीखी हैं। एक थ्रेड्स के लेवल पे भी हमारे पास हायरार्की है कि वो क्या है, उसके लिए बल्कि हमें ओके ऑलराइट, ओके, ये हमारे पास ऑल द थ्रेड्स जो हमारे पास, जिसको हम एक चीज बेसिक चीज हमारे पास होती है प्रोसेस के लिए, थ्रेड्स, ठीक है। इन थ्रेड्स को हमने देखा था कि हमने नेक्स्ट लेवल पे क्या किया, इनको ग्रुप किया और इनसे ब्लॉक्स बनाए। ब्लॉक्स इसकी हायरार्की में नेक्स्ट जो है, आप थ्रेड्स से ब्लॉक्स बनाते हैं, ब्लॉक, ये नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ हायरार्की है। यू ग्रुप मेनी थ्रेड्स, मेक ब्लॉक्स, एंड देन यू ग्रुप मेनी ब्लॉक्स एंड मेक अ ग्रिड। ये नेक्स्ट लेवल पे जब बहुत सारे ब्लॉक्स कंबाइन कर दे तो आप ग्रिड बना देते हैं। और एक डिवाइस जो कि जीपीयू है उसको डिवाइस कहते हैं, और हम डिवाइस का वर्ड यूज करते हैं। मैनी ए डिवाइस में है मैनी ग्रिड्स, तो नेक्स्ट लेवल जो है वो डिवाइस इज योर जीपीयू, जिसको हम कह रहे हैं सिस्टम। तो इसकी हायरार्की सबसे लोएस्ट लेवल पे थ्रेड को ग्रुप किया ब्लॉक को ग्रुप किया ग्रिड्स को ग्रुप किया डिवाइस। ये हमारी थ्रेड्स की हायरार्की है, थ्रेड्स हायरार्की, ठीक है। दो हायरार्की हमने सीखी हैं, देखी हैं, डिफाइन की हैं, एक थ्रेड्स की, एक मेमोरी की हायरार्की। अच्छा, अब हम कह रहे हैं इन हायरार्कीज का भी जब डायग्राम में हम देखते हैं, फॉर द प्रोग्रामर एंड फॉर द सिस्टम देयर इज ए रिलेशन, ठीक है, कि हमने देखा कि थ्रेड जो है वो सिर्फ रजिस्टर लेवल पर उसका स्कोप है। थ्रेड का अपना जो है रजिस्टर का स्कोप थ्रेड लेवल का है। तो हमने ये देखा, ये इनका थ्रेड्स, ईच थ्रेड इज ए सेट ऑफ रजिस्टर्स, और इनका आपस में स्कोप रजिस्टर्स का थ्रेड लेवल है। लेकिन शेयर्ड मेमोरी के लिए इट हैज, इसका जो लेवल है वो ब्लॉक लेवल है, कि एक ब्लॉक में जितने भी थ्रेड्स होंगे वो ये शेयर्ड मेमोरी का स्कोप उन सब पर होगा। तो शेयर्ड मेमोरी का स्कोप ब्लॉक लेवल है, ठीक है। लेकिन ये दोनों जो है कांस्टेंट और ग्लोबल मेमोरी, इनका स्कोप पूरे ग्रिड पर है, ये ग्रिड, ठीक है, ग्रिड तक है। यानी ये कांस्टेंट और ग्लोबल एक वक्त में ग्रिड तक एक्सेस रखते हैं। अगर आपके डिवाइस में ग्रिड ज्यादा हैं तो आप मल्टीपल ग्रिड्स इस्तेमाल कर सकते हो फॉर दिस अरेंजमेंट, और अगर नहीं है तो आप बारी बारी ग्रिड को इस्तेमाल करोगे। तो ये रिलेशनशिप है हमारे मेमोरी की हायरार्की का और थ्रेड की हायरार्की का। ये दो हायरार्कीज हैं जिनका ये रिलेशनशिप है। ये चीज हमने आपको लास्ट टाइम जब पढ़ाया तो इसको टोटल डायग्राम जीपीयू की बना के इन दो हायरार्की के आपस में लिंक बताया, स्कोप बताया, और वो आपको सिखाया था मैंने, ठीक है। अब मैं उसके आपको ये डिटेल बताई है स्टार्टिंग फ्रॉम द सीक्वेंशियल। तो अब ये हमने दो तरह की हायरार्की सीखी जो लास्ट टाइम भी सीखी थी। एक ये कि थ्रेड्स की हायरार्की, इसकी मैंने डायग्राम और साइज और रीजन सारी बता दी आपको। ये हायरार्की थ्रेड, ब्लॉक, ग्रिड, डिवाइस, थ्रेड्स के ग्रुपिंग के लेवल्स ये हैं। अच्छा, इसके बारे में मैंने ये भी बताया था कि ये सारे लेवल जो हैं, थ्रेड का है या ब्लॉक्स का है या ग्रिड का है, ईच वन ऑफ देम इन डिफरेंट डिवाइसेस
can go, they can be one dimensional, they can be two dimensional, they can be three dimensional, depending on the devices. As the newer devices are coming, उनकी dimensionality बढ़ रही है. Let's say जैसे शुरू की devices में block could be two dimensional only, और जो बाद की devices आई हैं उनमें block 3 dimension भी हैं. तो ये उसकी dimension है. How many dimension? Each one of them can have either 1D or 2D or 3D. इसी तरह मैंने ये भी आपको बताया था कि इनको जब इंडेक्स करते हैं तो जिस तरह आम कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 x y z को हम इस ऑर्डर में लिखते हैं, x पहले लिखते हैं और फिर y लिखते हैं और फिर z लिखते हैं, ये आम कोऑर्डिनेट सिस्टम था. इसमें हमारी अप्रोच ये है कि हम x कोऑर्डिनेट को राइट मोस्ट पे लिखते हैं, फिर y, फिर z. ये हमारी इंडेक्सिंग का इसमें तरीका है. ओके, इस बात को मैंने फिर इस डायग्राम से आपको एक्सप्लेन किया था जो अपने पिछले हमने लेक्चर में किया, कि ये एक पिक्टोरियल व्यू है इस बात का कि ये होस्ट है. होस्ट के पास उसने 2 कर्नल सपोज एग्जीक्यूट करने थे, कर्नल 0, कर्नल 1. ये डिवाइस है, इसके पास 2 ग्रिड्स हैं. ये एक ग्रिड, ग्रिड 0, ग्रिड 1. इस अरेंजमेंट में हमारे ग्रिड की 1 डायमेंशनल है, खाली एक ही डायमेंशन में ग्रिड्स चेंज हो रहे हैं. तो ग्रिड 0, ग्रिड 1. ईच ग्रिड कैन हैव मल्टीपल ब्लॉक्स. ग्रिड 0 में भी इतने ब्लॉक्स हैं, ग्रिड 1 में भी कैन हैव सो मेनी ब्लॉक्स. ब्लॉक्स यहां नजर नहीं आ रहे, मगर इट विल हैव सिमिलरली. सो ईच ग्रिड कैन हैव मेनी ब्लॉक्स एंड देन ईच ब्लॉक कैन हैव मल्टीपल थ्रेड्स. तो हम किसी एक ब्लॉक को, ये वाले ब्लॉक्स इस एग्जांपल में 3 डायमेंशनल ब्लॉक्स हैं, तो हम एक ब्लॉक को एक्सप्लोर करके हमने देखा कि कैसे नजर आएगा थ्रेड वाइज. तो इस एक ब्लॉक में ये उसका व्यू है थ्रेड वाइज. लेट्स से ये ब्लॉक इट हैज 2 rows ऑफ थ्रेड्स एंड इन डेप्थ ऑफ 2, और हर रो में 4 थ्रेड्स. सपोज इस तरह हम कह रहे हैं 4 into 2 into 2, तो 16 थ्रेड्स का ये ब्लॉक है 3 डायमेंशनल. ये अरेंजमेंट यहां आपको दिखा रहे हैं. और x y z एक्सिस हमारे इस तरह, ये x और ये y और ये z, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये दिखा रहे हैं. फिर हम ये बता रहे हैं जो मैंने अभी बताया था कि हमारी इंडेक्सिंग का तरीका के लिए लिखने का x y z स्टार्टिंग फ्रॉम राइट होगा. तो पहले तो मैं इस ब्लॉक की इंडेक्सिंग आप देख लीजिए कि ये ब्लॉक, इस ब्लॉक और इस ब्लॉक के नंबर में ये x एक्सिस, ये इधर x होगा और यहाँ x है और इधर y है. तो अगर ये x में जब ब्लॉक का नंबर चेंज आया है तो आप देख रहे हैं ये 0 से 1 x में हुआ है, y वही रहा. और इस तरफ जब आप जा रहे हैं तो ये y का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, 1 0 1 1. तो ये तो ब्लॉक के लिए था. अब एक ब्लॉक में जो थ्रेड्स के इंडेक्सेस हैं वो भी इसी असूल पे हैं कि आप देखेंगे ये सारे थ्रेड्स x एक्सिस में चेंज हो रहे हैं. तो आपका लोएस्ट जो है ये चेंज हुआ 0 1 2 3. अच्छा, इस तरफ y एक्सिस में चेंज है तो ये 0 से 1 0 से 1 0 से 1 0 से 1. और उधर z एक्सिस में चेंज है तो आपका ये देखिए ये z तीसरा वाला 0 से 1 0 से 1 0 से. इस तरह ये इनके इंडेक्सिंग ऑफ आवर ब्लॉक्स एंड थ्रेड्स एंड ग्रिड के लिए ये तरीका है. इस एग्जांपल में मैंने आपको ये बताया था. ओके, ये हम मेमोरी की डिटेल डिस्कस कर चुके हैं. अब यहां जो मैंने आपको बताया था वो ये था कि इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ थ्रेड हायरार्की एंड मेमोरी हायरार्की. हमने अलग अलग देखा कि थ्रेड हायरार्की क्या है. हमने देखा कि स्टार्टिंग फ्रॉम थ्रेड टू ब्लॉक टू ग्रिड टू डिवाइस. फिर हमने कहा मेमोरी हायरार्की किया है. हमने कहा सबसे नीचे ग्लोबल एंड कांस्टेंट और उससे ऊपर फिर शेयर्ड मेमोरी और फिर रजिस्टर. अब हम कह रहे हैं कि प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों हायरार्की इंटीग्रेट किस तरह होती है इन टर्म्स ऑफ स्कोप एंड कनेक्टिविटी. ये पिक्चर इंटीग्रेटेड पिक्चर के लिए है. हमने अलग अलग दोनों को सीखा, अब हम उसका इंटीग्रेटेड व्यू देख रहे हैं.
तो इसके अंदर हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हम ये देखें ये जो एरोज हैं, नाउ एरोज प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। एरोज का रोल है मसलन, अब ये देखिए आप दोनों हायरार्कीज देख लीजिए, ये सबसे बाहर डिवाइस, हमने यहाँ एक ग्रिड बनाया हुआ है, सबसे बाहर डिवाइस है, उसके अंदर ग्रिड, मैं यहां से ले लूं, ये कर दूं, ओके, सबसे बाहर डिवाइस, उसके अंदर ये ग्रिड है, ग्रिड के अंदर ये दो ब्लॉक्स हैं, हर ब्लॉक में मल्टीपल थ्रेड्स हैं। ये हो गई थ्रेड्स की हायरार्की। अब मेमोरी की सबसे बिगर साइज में हमारे ये है ग्लोबल मेमोरी, जिसपे हम अभी तक सारे आप प्रोग्राम लिखते रहे हो। इसी साइज और स्कोप के साथ एक कांस्टेंट मेमोरी है। फर्क सिर्फ ये है कि ग्लोबल मेमोरी में आप रीड राइट करते हो इस जीपीयू में, जबकि कांस्टेंट मेमोरी जीपीयू के लेवल पर खाली रीड ओनली है। आप इसके अंदर होस्ट से एक दफा डाटा लिख दोगे, मगर जब प्रोग्राम चलेगा तो इट विल एक्ट एज ए रीड ओनली। तो ये दो में फर्क है, ये इनका हमारा लेवल। इसके बाद नेक्स्ट लेवल शेयर्ड मेमोरी है। शेयर्ड मेमोरी हम आप देखें इसका स्कोप विद इन दिस ब्लॉक है। ये शेयर्ड मेमोरी इस ब्लॉक के थ्रेड्स एक्सेस नहीं कर सकते। इसी तरह ये शेयर्ड मेमोरी इस ब्लॉक के थ्रेड्स एक्सेस नहीं कर सकते। ये उसका लेवल हो गया। अच्छा, अब हर थ्रेड के साथ जो रजिस्टर्स हैं उनके रिस्पेक्टिव रजिस्टर का स्कोप उस थ्रेड तक ही है। ये रजिस्टर फॉर दिस थ्रेड, ये रजिस्टर्स फॉर दिस थ्रेड। हाउएवर इस ब्लॉक में तमाम थ्रेड्स की एक्सेस टू शेयर्ड मेमोरी, ये एरो आपको दिखा रहा है कि ये शेयर्ड मेमोरी तमाम थ्रेड्स के लिए, जबकि ये रजिस्टर्स अपने अपने थ्रेड के लिए। यही काम इधर भी हो रहा है। अब क्या रह गया, ये जो ग्लोबल मेमोरी और कांस्टेंट मेमोरी है, ये तमाम ब्लॉक्स के थ्रेड्स के लिए एक्सेसिबल है। यानी देखो इस ब्लॉक से भी तमाम थ्रेड्स इधर एक्सेस हो रहे हैं ग्लोबल पे, और इस ब्लॉक के भी तमाम थ्रेड। तो ग्लोबल मेमोरी का स्कोप इज फॉर ऑल द थ्रेड्स इन द ग्रिड, यानी एक ग्रिड में जितने भी थ्रेड्स हैं उसके तमाम ब्लॉक्स के थ्रेड इस ग्लोबल मेमोरी को रीड राइट कर सकते हैं। ये एरोज को शो कर, ये एरोज इसमें बड़े इंपॉर्टेंट है। इसी तरह ग्लोबल मेमोरी भी पूरे ग्रिड के थ्रेड से स्कोप रखती है, मगर ये जो कांस्टेंट मेमोरी भी पूरे ग्रिड्स के थ्रेड से एक्सेस देती है, मगर रीड ओनली है। इसका देखें एरो के सिम्बल में रीड की सिर्फ सिम्बल है, ये डिफरेंस है। तो अब इसमें हमने दोनों लेवल ऑफ हायरार्की दिखाया और उनके दरमियान स्कोप और इंटरेक्शन दिखाया। एरोज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस डायग्राम, यू मस्ट know and draw them whenever you are asked. ये खाली मैंने मेमोरीज की स्पीड इसमें दिखाई थी और ये समराइज किया था कि आपके तीनों ग्लोबल, कांस्टेंट, शेयर्ड और रजिस्टर्स को स्कोप वाइज इनका ग्रिड ब्लॉक थ्रेड, फंक्शन वाइज ये सारे रीड एंड राइट हैं एक्सेप्ट ये जो रीड ओनली है, और एक्सेस वाइज ये स्पीड बढ़, ये स्लो है, ये उससे फास्ट है दोनों, और ये फास्टेस्ट है। ये हमने लास्ट टाइम पूरी चीज की थी। अच्छा, इसमें अब हमारा एक एस्पेक्ट जो हमने एंड में जो हमें लास्ट एस्पेक्ट हम कर रहे थे वो ये था, जो हमारी ये फ्यू स्लाइड जिसका मैं जिक्र कर रहा था हमने, कि अब हम जीपीयू के अंदर थ्रेड की अरेंजमेंट और फिर उनकी यूटिलाइजेशन के बारे में हम देखना चाहते हैं। कि हमने कहा कि एज ए प्रोग्रामर आप लेट्स से 8x8 का भी थ्रेड चूज कर सकते हो, 16x16 की भी चूज कर सकते हो, 32x32 को भी यूज कर सकते हो। यहां हम थोड़ा सा इसको एनालाइज करके देखेंगे कि while all three options will work for the GPU, लेकिन ये जो जहां भी कहीं ये नॉइज है आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, ठीक, ओके। अच्छा, तो जहां भी हम अब ये देखना चाह रहे हैं यहाँ पर कि हमारी जो चॉइसेस हैं दे डू इम्पैक्ट द एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ थ्रेड, ठीक है। However, all of them will work. अभी तक हमने कोई भी चॉइस लिया है and we said it works, लेकिन we must know
कि इन चॉइसेस का इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से परफॉर्मेंस पर असर हो सकता है, तो हम उसको अब सीखना चाहते हैं। उसको सीखने के लिए हम थोड़ा सा पहले तो जीपीयू की स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, जीपीयू की हार्डवेयर या इंटरनल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। ठीक है, किसी भी जीपीयू में ये इस तरह से स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर के सेट्स होते हैं। जब आप उसकी स्पेसिफिकेशन भी देखोगे तो आपको बताएगा कि इट हैज सो मैनी स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर। एसएम का वर्ड आपको नजर आएगा। तो इट एवरी जीपीयू हैज ए लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर। स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर में हर एक स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर हैज लॉट ऑफ sequential processor, single processor, yani it streaming multiprocessor mean a group of processing elements, simple cores। तो ये वो सिंपल प्रोसेसर या सिंगल प्रोसेसर या सिक्वेंशियल प्रोसेसर, आप एसपी वो है। तो ईच स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर हैज मल्टीपल सिक्वेंशियल प्रोसेसर। जैसे इस एग्जांपल में हम दिखा रहे हैं, हर एक में 8 सिक्वेंशियल प्रोसेसर है, इसमें भी 8, तो हर एक में ये होंगे। हर स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर के पास ये शेयर्ड मेमोरी होती है। ये तमाम सिक्वेंशियल प्रोसेसर इस शेयर्ड मेमोरी को शेयर कर सकते हैं। और ये इसका इंटरफेस यूनिट है कि आप आउटसाइड के साथ इस पूरे सेट को, स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर को, जब आपके जो थ्रेड्स बाहर से आ रहे हैं और इन प्रोसेसर्स को यूज करेंगे, तो उसको इंटरफेस करने के लिए MTIU। अच्छा, प्लीज आप इसको जहां ये शोर है वो अपने आप को कर लीजिए। एहतशाम आप हैं? ओके, लेट्स सी। चले, ओके, अच्छा, तो हम ये देख रहे हैं, ये अब आपने इसकी हार्डवेयर अरेंजमेंट देखी। अब क्या होता है कि जब आप एज ए प्रोग्रामर ये ब्लॉक्स बनाते हो थ्रेड्स के और इनको लॉन्च करते हो, हमने ब्लॉक्स बना के लॉन्च किए थे रन करने, ये ब्लॉक्स इन स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स पे इंटरनली स्केड्यूल होकर रन होते हैं। ठीक, और इनको यूटिलाइज करते हैं। ठीक, तो आपके ये वो ब्लॉक्स हैं जो प्रोग्रामर ने लिए और इनके ऊपर रन हो रहे हैं। इसके अंदर अब थोड़ी सी एक अरेंजमेंट ये होती है कि आपको जब ये इंटरनली स्केड्यूल करता है तो इसने एक डिफाइन किया होता है रैप, यानी हाउ मैनी थ्रेड्स इट पुट्स एट वन टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। कोई भी जीपीयू, उसको कहते हैं रैप्स। तो अक्सर जैसे आप देखोगे कि 32 थ्रेड्स के रैप्स अक्सर जीपीयू में आपको नजर आएगा। वो इंटरनल स्केड्यूलिंग के एंगल से है। एज ए प्रोग्रामर आप उसको बॉदर नहीं करते, उसके भी एज ए प्रोग्रामर भी उसकी डिटेल है कि जब आप इफ देन एल्स करते हो तो ये रैप इफेक्ट करेगा, मगर हम उस डिटेल में अभी नहीं जा रहे। मगर यू मस्ट नो कि रैप एक इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ यूटिलाइजिंग स्केड्यूलिंग दिस थ्रेड्स होती है हर जीपीयू में, और दैट कैन ऑल्सो इफेक्ट द परफॉर्मेंस। तो लेकिन एनीवे 32 इज ए कॉमन नंबर फॉर द साइज ऑफ द रैप फॉर स्केड्यूलिंग। ठीक है, अच्छा, तो ये जो स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर हैं, ये थ्रेड्स और ब्लॉक्स के जो हम इंडेक्स यूज करते रहे, हम कहते हैं यार ये इंडेक्स है और ये इंडेक्स को यूज करके ये कन्वर्ट हो जाता है, ये सब। तो ये स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर के पास ये सारा रिकॉर्ड होता है और ये फिर मैनेज और स्केड्यूल करते हैं इन थ्रेड्स को उन रैप्स में ग्रुप करके। ये इसके इंटरनल अरेंजमेंट है। एज ए प्रोग्रामर आपने खाली वो इंडेक्सेस यूज किए थे, ये स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर इंटरनली इस मामलात को मैनेज कर रहे हैं। ये हो गया। अब अगर ये मैनेज कर रहे हैं तो अब हम ये देखेंगे कि हमारे यूटिलाइजेशन पे कैसे फर्क पड़ता है। प्रोग्रामर जब अपना ब्लॉक्स बनाता है तो हाउ कैन इट इफेक्ट। अब हम ये ओके,
ऑलराइट, वी आर बैक। ठीक, अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे आफ्टर लुकिंग एट सम स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ अ जीपीयू, ये मामलात, ये जो स्केड्यूलिंग एट रैप लेवल और थ्रेड के इंडेक्स मेंटेनिंग एटसेट्रा, ये इंटरनली स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर कर रहे हैं। एज ए प्रोग्रामर आप इसके बारे में इन डिटेल्स को आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, ये इंटरनली हो रहा है। हम एज ए प्रोग्रामर देखना चाहते हैं कि अब हमारे चॉइसेस जब इस हार्डवेयर पे इंप्लीमेंट होते हैं, हाउ कैन दे इम्पैक्ट। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है, हम ये देखने लगे हैं। उसके लिए हमने एक सिंपल सी एग्जांपल ली है, और ये एग्जांपल जो फर्मी जनरेशन ऑफ जीपीयूज थी उसकी है। ठीक है, फर्मी जनरेशन ऑफ जीपीयूज में ये था, मैं आपको अक्सर कह रहा होता था कि जब आप मैंने कहा था कि आप कोई भी अच्छा, ये फिर हमारे कौन सा, ओके, राइट भाई, ये आप लोगों को कहा था कि आप ये ख्याल रखें जहाँ कहीं नॉइज हो वो दैट कैन म्यूट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ठीक है, ताकि दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो। ओके, अच्छा, अब हम क्या देख रहे हैं? ओके, और चलिए, प्लीज आप सबको अपना अपना सिचुएशन पता होगी। दो तरीके आप कर सकते हो, एक तो ये कि व्हेन यू फाइंड कि सम नॉइज इज बीइंग जनरेटेड फ्रॉम योर एंड, आप उस वक्त म्यूट कर लो। दूसरा तरीका ये है कि आप जनरली बाय सिलेक्शन म्यूट में रहो, और जब आपने कोई सवाल पूछना हो ड्यूरिंग द लेक्चर, आपको सवाल का राइट है, तो बीच में आप अनम्यूट करके मेरे से सवाल पूछो। ये अरेंजमेंट हमने इसलिए बनाई है। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था एज ए प्रोग्रामर आपको चॉइसेस पे क्या फर्क पड़ता है, और वो बात कर रहे हैं ब्लॉक्स के साइज को चूज करने से आपके क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये देख रहे हैं। मैं आपसे अक्सर कहता था कि while you can choose any configuration, but there is, you must always check कि किसी भी प्रोसेसर के मैक्सिमम लिमिट्स क्या हैं इन टर्म्स ऑफ थ्रेड्स एंड इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक्स पर स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर। हर स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर के लिए आपका जीपीयू बताता है कि मैक्सिमम ब्लॉक साइज क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक्स क्या है, और टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स क्या है। ये आपको लिमिट्स को फॉलो करना है। जब आप, यानी ये लिमिट्स आप क्रॉस नहीं कर सकते। इन्हीं लिमिट्स की वजह से आप जब चूज करते हो कोई कॉन्फ़िगरेशन, उसकी परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होती है। इस एग्जांपल में हम कह रहे हैं कि आपका जो जीपीयू है उसके 8 blocks is the maximum limit of blocks, number of blocks, and 1536 is the maximum number of threads. ये फर्मी टाइप के प्रोसेसर की ये लिमिट्स हैं, आपको गिवन है। अब आप देखिए इन लिमिट्स की वजह से आपके चॉइसेस किस तरह परफॉर्मेंस वाइज इंपैक्ट होंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास 1536 थ्रेड्स हैं, इट इज योर चॉइस कि आपको मैं 256 थ्रेड्स पर ब्लॉक इस्तेमाल करूंगा और 6 ब्लॉक्स इस्तेमाल करूंगा। तो 6 into 256 is 5036, और 6 is within the limit of this 8 blocks. System will work, no problem. अच्छा, दूसरी अरेंजमेंट क्या है कि आप कहो कि मैं 512 थ्रेड्स पर ब्लॉक यूज करूंगा और 3 ब्लॉक्स यूज करूंगा। अच्छा, इसकी भी मल्टीप्लिकेशन का आंसर 1536 है। तो इसका मतलब है आप थ्रेड्स के लिमिट में रहते हुए और ब्लॉक्स की लिमिट, ये ब्लॉक की लिमिट 8 थी, इस केस में आपको 6 चाहिए, इस केस में आपको 3 चाहिए। तो ब्लॉक्स की लिमिट में रहते हुए और ये मैक्सिमम थ्रेड्स की लिमिट में रहते हुए अगर आप ये दोनों में से कोई चॉइस करेंगे, योर सिस्टम विल वर्क वेल, इट विल वर्क, ठीक है। और इस केस में तो तमाम थ्रेड्स भी आपके इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आपकी एफिशिएंसी भी 100% है।
आपने तमाम थ्रेड्स यूटिलाइज किए हैं दोनों केसेस में। कैन यू सी दैट? अच्छा, अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसमें इन लिमिट्स के कंस्ट्रेंट की वजह से आपके चॉइस में परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। वो ये एग्जांपल है हमारी अगली, ये। सो हियर इज एन एग्जांपल इस बात को एलाबोरेट करने के लिए। एग्जांपल क्या है? हम कह रहे हैं एक स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर जो आपके जीपीयू का है उसकी मैक्सिमम लिमिट्स ये हैं। एक तो ये 1536 थ्रेड्स टोटल और एक 8 ब्लॉक्स, ये मैक्स लिमिट जो अभी हमने पीछे देखी है, यही स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर इस्तेमाल हो रहा है और इसकी थ्रेड्स की लिमिट और ब्लॉक की लिमिट दी हुई है। अब हम कह रहे हैं कि आपने एक डाटा प्रोसेस करना है जिसके टोटल एलिमेंट्स अरे है, लेट्स से 1D अरे है, वो भी हो सकती है, या 2D डाटा है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1536 है। तो उस आपके डाटा के एलिमेंट्स की तादाद 1536 है। हमने इसको बराबर रखा है टोटल थ्रेड्स के बराबर, यानी हम चाहते हैं कि जितने आपके पास थ्रेड्स हैं आपके पास डाटा जो उस पर डालना है वो उतने साइज का मौजूद है। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि हाउ अबाउट सिलेक्टिंग द ब्लॉक साइजेस। अगर आप 8 by 8 का ब्लॉक साइज सिलेक्ट करें या उसकी बजाय 16 by 16 का सिलेक्ट करें या 32 by 32 का सिलेक्ट करें, तो आप बताएं। हम देखना चाहते हैं विल इट इफेक्ट अवर परफॉर्मेंस और यूटिलाइजेशन ऑफ थ्रेड्स। इनफैक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ थ्रेड वो परफॉर्मेंस भी होगी। अच्छा, यूटिलाइजेशन और एफिशिएंसी, विल इट चेंज द यूटिलाइजेशन और एफिशिएंसी अगर हम 8 by 8 का चॉइस करें या 16 by 16 का करें या 32 by, ये हम इस प्रॉब्लम में स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, ओके। which means which choice will give us the best resource utilization। resource is threads, तो हमारी थ्रेड्स की यूटिलाइजेशन बेस्ट किस चॉइस में होगी, ये हम इस प्रॉब्लम में करना चाहते हैं। चलें जी, वी स्टार्ट विथ पहला चॉइस 8 by 8। ठीक है, क्या होगा? यहां ये मैंने इसको स्टेटमेंट में लिखा है और यहां लाइन बाय लाइन कैलकुलेशन शो की है। आपको क्या करना होगा? जब आप 8 by 8 का चॉइस कर रहे हैं तो क्या आप कर रहे हैं कि आपके नंबर ऑफ थ्रेड्स पर ब्लॉक की तादाद क्या है? 8 by 8 से 64। आपके ब्लॉक में, एक ब्लॉक में 64 थ्रेड्स हैं, ये हम कह रहे हैं। अब हमें देखना है कि अच्छा अगर ये 64 थ्रेड्स हैं तो हाउ मेनी ब्लॉक्स वी नीड, ये वो है नंबर ऑफ ब्लॉक्स which are possible with these maximum number of threads जो हमारे पास हैं। हमारे पास 36 थ्रेड हैं, अगर इनमें से हम 64 के साइज के ब्लॉक्स कट करें तो कितने ब्लॉक्स बनते हैं, ये मैंने लिखा है। 1536 डिवाइडेड बाय 64 मींस 24 ब्लॉक्स। तो अगर इस साइज का हमने जब थ्रेड ब्लॉक चूज किया तो टोटल थ्रेड्स में से वी कैन कट आउट 24 ब्लॉक्स। ओके, वी विल डिस्कस कि मैंने यहां पे फ्लोर वैल्यू क्यों का। अच्छा चले डिस्कस क्या है आप बताइए। यहां हम अक्सर जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे पहले तो आपने देखा था यहां आप सीलिंग वैल्यू लिखते थे, यहां पर हमने फ्लोर वैल्यू लिखी है। क्यों बताइए? Any one of you who wants to answer that? Or should we write ceiling value here? Is there an error? बताओ, someone? Yes. Yes? No? Okay.
जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे पहले ये, तो हम उस वक्त ये करते थे, उस टाइम में हमारा एम कुछ और था। हम ये कह रहे थे कि हमारा अगर ये अरे है और इसको में से हम ब्लॉक्स कट आउट करते हैं ये अरे से, तो हम इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कितने ब्लॉक्स की जरूरत है। एस्यूमिंग कि हमारे पास ब्लॉक्स बहुत हैं, जो हमारा प्रॉब्लम है हमारे पास ब्लॉक्स उससे ज्यादा मौजूद हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें कितने ब्लॉक्स की जरूरत है। उसमें ये होता था कि जब आप यहां से करते हुए आते थे, ये किया, तो आपका अगर लास्ट ब्लॉक में पार्शियल में ये अरे खत्म हो जाता था और ब्लॉक का साइज इससे बाहर निकलता था, तो हम ये ब्लॉक भी इंक्लूड करते थे। क्यों करते थे? जैसे मैंने आपको प्रॉब्लम दिया था 60, एन आपका 60 था, तो आपका 60 तो यहां खत्म हो गया, 60th एलिमेंट जो कि 59 है, 60th एलिमेंट आपका यहां है अरे का। लेकिन अगर आप 8-8 के ब्लॉक बना रहे थे, तो जो आखिरी ब्लॉक है ये 8 64 है, ये 8th ब्लॉक जो है, ये 8th ब्लॉक है, इसको हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 8th ब्लॉक ना लें तो हमारे ये वाले एलिमेंट्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास थ्रेड्स ही नहीं होंगे। अगर हमने यहां तक ब्लॉक्स डिफाइन कर लेते तो हमारी अरे का ये पोर्शन कैलकुलेशन के बगैर रह जाता। इसलिए वहां हमने सीलिंग वैल्यू ली। यहां आंसर बेशक इसका आ रहा था सपोज 7.5 ब्लॉक्स, मगर हमने कहा नो, हम ये 7.5 क्योंकि हो नहीं सकता, तो हम एक ब्लॉक 8th ब्लॉक भी लेंगे। ये हमने वहां सोच थी हमारी कैलकुलेशन की। हमें वहां ब्लॉक की लिमिट नहीं थी, हमारे पास ब्लॉक्स हो सकता है और भी हों, 20 ब्लॉक्स हों, 30 ब्लॉक्स हों, मगर हमें सिर्फ 8 चाहिए। अब सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास टोटल थ्रेड्स की एक लिमिट है, ये टोटल थ्रेड्स ये थे लिमिट है, और इसमें से ये थ्रेड्स आपके पास मैक्सिमम है ही इतने। अब इस थ्रेड्स में से अगर आप किसी एक साइज के ब्लॉक कट आउट करें, यहां ब्लॉक कट कर रहे हैं आप, ये थ्रेड की मैक्सिमम लिमिट थी। अब आप, ये प्रॉब्लम का साइज नहीं है, अब अगर आपका आखिरी केस यहां चला जाता है, ये हम चलते जा रहे हैं, ये हमारा ये आखिरी क्या, ये थ्रेड यहां पर एक ब्लॉक इस्तेमाल हुआ, और लास्ट अगर हम कहें तो ये कैलकुलेशन, सपोज अगर अगला ब्लॉक हम इस्तेमाल करें तो वो यहां जाएगा। लेट्स से अब थ्रेड्स आपके पास यहां खत्म हो रहे हैं। अगर आपने इस टोटल थ्रेड्स को इन ब्लॉक्स से डिवाइड किया और आपका आंसर लेट से 7. ओके, वही सिचुएशन ले लें, आपका आंसर आ रहा था 7.5 सपोज इस केस में। अब आप अगर आप 8th ब्लॉक लोगे, आप कहोगे आई विल यूज 8 ब्लॉक्स, यू डोंट हैव थ्रेड्स हियर, आपको थ्रेड की तादाद खत्म हो गई। यू कैन नॉट ब्रिंग इन द 8th ब्लॉक, यू हैव टू स्टे टिल द 7th ब्लॉक। तो आपका मैक्सिमम साइज ऑफ नंबर ऑफ ब्लॉक 7 होंगे, क्योंकि आप अगर एक और में 8 ब्लॉक इस्तेमाल करूंगा तो आप यू विल रन आउट ऑफ थ्रेड लिमिट। इसलिए इस केस में हम फ्लोर वैल्यू ले रहे हैं, और उस केस में हमने सीलिंग वैल्यू ली थी जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, यहां सीलिंग वैल्यू। ओके, डू यू अंडरस्टैंड दैट? ओके समबॉडी, ये बात क्लियर हो गई? हाँ भाई, कौन, हु विल, अबरार, ये बात क्लियर हो गई आपको कि क्यों हम यहां फ्लोर वैल्यू ले रहे हैं? अबरार, मैं आपको अनम्यूट कर लूं? ओके, अच्छा मैंने म्यूट किया था। ओके, अनम्यूट। अनिका जी, हाँ बताएं, ये बात क्लियर हो गई? हेलो हेलो, आर यू क्लियर अबाउट दिस पॉइंट?
अनिका? जी सर। यस सर। अच्छा ओके, कि क्यों हम यहाँ फ्लोर वैल्यू ले रहे हैं, सही है। अच्छा चलिए, अब हम इसको कहते हैं, ये आप समझ गए नंबर ऑफ ब्लॉक्स, अब कैलकुलेट के फ्लोर वैल्यू ऑफ दिस, तो ये 24 आ गया। यस सर। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि इस केस में मुझे अलाउड मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक सिस्टम में तो 8 है, ये 8 मेरी लिमिट क्या है, 8 ब्लॉक्स, यहां ये मैंने दिया हुआ, इसने सिस्टम ने दिया हुआ है। अगर मैं ब्लॉक का ये साइज सिलेक्ट कर रहा था, आई कुड कट आउट थ्रेड्स की लिमिट को रखते हुए, ये थ्रेड लिमिट की वजह से आई कुड हैव 24 ब्लॉक्स, मगर क्योंकि ब्लॉक की लिमिट मेरी 8 है जिसको मैं क्रॉस नहीं कर सकता, तो मैं आउट ऑफ दिस 24 एंड 8 आई विल चूज 8, आई हैव टू चूज 8 क्योंकि ये मेरी गिवन लिमिट है। ऑलराइट, इस वजह से अगर मैं 8 सिलेक्ट कर रहा हूं, अब मेरा यूटिलाइजेशन फैक्टर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, मेरा थ्रेड का यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है। यूटिलाइजेशन किसी चीज की क्या होती है, हाउ मेनी थ्रेड्स वी आर यूजिंग आउट ऑफ टोटल थ्रेड्स विच आर अवेलेबल, ये यूटिलाइजेशन होगी। हाउ मेनी थ्रेड्स आई एम यूजिंग इज बिकॉज आई हैव टू चूज 8 ब्लॉक्स, ये मैं कहूंगा 8 ब्लॉक्स, each block comprises of 64 threads, तो मैं यूटिलाइज करूंगा 8 into 64 threads, और टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स मेरे पास जो थे वो 1536 थे। तो इन दो के रेशो की वजह से मेरा जो यूटिलाइजेशन फैक्टर इस चॉइस में आएगा वो ये होगा 0.33 विच इज 33%। ऑलराइट, ओके। यस सर। इसी असूल के तहत अब मेरा सेकंड चॉइस, मैं 16x16 वाला चॉइस लेता हूं, दूसरा ये, इसमें वही चीजें मैं अगर कैलकुलेट करूं तो मेरे ब्लॉक के अंदर थ्रेड्स की तादाद ये है, मेरे नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो इन थ्रेड्स में से बन सकते हैं वो ये 6 हैं। लेकिन अब मैं सिलेक्शन का टाइम आया, मेरे पास मैक्सिमम लिमिट ऑफ ब्लॉक 8 थी, मगर इतने थ्रेड्स से मैं इस साइज के सिर्फ 6 ब्लॉक्स बना सकता हूं, तो नेचुरली आई विल चूज 6। मैक्सिमम लिमिट के अंदर अंदर 6 है मेरा, तो आई विल चूज 6 इस केस में। इफ आई चूज 6, माई यूटिलाइजेशन विल बी 6 into 256 जो कि साइज है, डिवाइडेड बाय टोटल विल बी 100% इन दिस केस। अब यही चीज मैं तीसरे चॉइस पे देखता हूं, 32x32 का चॉइस अगर मैं निकालूं, इस केस में 32x32 से 1024 होगा ये। अगर मैं इसमें से ब्लॉक कट करूं तो फ्लोर वैल्यू की वजह से दिस डिवाइड बाय दिस इज 1.5। अब यहां पे ही आया, पिछलों में तो वो वैल्यू आई नहीं थी, फ्लोर वैल्यू की वजह से 1 ब्लॉक, इसका आंसर है 1, क्योंकि अगर मैं 2 ब्लॉक पे जाऊंगा तो मैं मैक्सिमम लिमिट ऑफ थ्रेड्स क्रॉस हो जाएगी, तो थ्रेड्स की वजह से मेरे काउंट ऑफ ब्लॉक इज 1। अच्छा, अब मैं कहता हूं मेरी अलाउड तो मुझे 8 ब्लॉक्स थे, मगर थ्रेड लिमिट की वजह से मेरा 1 ब्लॉक ही हो सकता है, तो आई विल चूज। थैंक यू, विल टॉक लेटर, ठीक है। अच्छा, ओके। Okay, hello. All right. Sir.
ठीक है, ओके, वी आर रीस्टार्टिंग। हमने अपना ओल्डर पोर्शन जो था वो कंप्लीट कर लिया था, और अब हम जो आज का हमारा कंटेंट है लेक्चर का वो शुरू कर रहे हैं। हमने 3 बजे वी गॉट ब्रोकन ऑफ, तो अब हमारे पास सिर्फ वी हैव अराउंड हाफ एन आवर एंड वी आर रीस्टार्टिंग द थिंग। तो आप ग्रुप पर कह दो, बता दो कि रीज्वाइन कर लें, वी आर अगेन सर स्टार्टिंग। 5 बजे तक क्लासेस होंगी आज? नहीं नहीं नहीं, हमें 1.5 आवर ऑफ दिस क्लास जो हम मेकअप क्लास कर रहे हैं वो कर रहे जी। हैं, उसका हमने 1 आवर 2 से 3 कर लिया था पहले पार्ट में, और अब हम जी। हाफ एन आवर उसको करेंगे अब से जो शुरू कर रहे हैं, जो हमारी इस क्लास का रिमेनिंग टाइम है। ठीक है ठीक सर। है, ओके, ठीक है सर। ऑलराइट। तो आप अपने उस पे बता दो ग्रुप पे कि पीपल शुड ज्वाइन बैक, ताकि अब हमारा आज वाला जो पोर्शन है अब हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो पिछला हमने रिव्यू पूरा कर लिया है, उसमें अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी हैव कंप्लीटेड। तो हमने ये किया है अभी कि वी हैव ये हमने रिव्यू कर लिए, इस पे हमने अच्छा। ये अपनी यूटिलाइजेशन यहाँ तक हम सारी कैलकुलेशन कर चुके थे, और हमने इसमें शो कर दिया कि इन 3 चॉइसेस में से पहले चॉइस का 33% है, दूसरे में 100% है, तीसरे में 66% है। तो द सेकंड चॉइस जो कि 16/16 वाला है वो बेस्ट चॉइस है फ्रॉम द यूटिलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, जी। अच्छा अच्छा, अब हम नाउ वी कम टू अवर टुडेज थिंग, जो हम कह रहे थे कि हमने आज प्रोग्रामिंग मल्टी कोर शेयर्ड मेमोरी मल्टीप्रोसेसर को करना है। तो अब इसमें बात ये थी कि अभी तक हमने जो सीखा है वो ये सीखा था जीपीयू विद क्यूडा सी, दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड एंड फिनिश्ड। उसकी हमने इवन यूटिलाइजेशन और हायरार्किकल मॉडल एटसेट्रा वो सब कर लिए हैं, जीपीयू की स्ट्रक्चर भी कर लिए, तो इट इज नाउ कंप्लीट। अब हम ये वाली चीज शुरू कर रहे हैं आज, ये वाला पार्ट, क्योंकि हम कहते हैं हमने जो शुरू की जब स्लाइड्स बनाई थी और हमने आपको इंट्रोड्यूस किया था ये कोर्स, तो मैंने बताया था कि हमने ये 3 लेवल्स पर चीजों को देखना है। एक ये था जीपीयू विद क्यूडा सी, ये हमने फिनिश कर लिया, और अब हम कह रहे हैं कि मल्टी कोर सिस्टम्स को, और इसके लिए हम ओपन एमपी यूज करेंगे। टुडे वी आर स्टार्टिंग नाउ दिस, वी विल इंट्रोड्यूस, हमारे पास टाइम इतना नहीं है, हम इसके शुरू इंट्रोडक्टरी पार्ट को आज करेंगे और डिटेल हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, कमिंग लेक्चर। ठीक है सर। अच्छा, तो ये आप एक कैन यू मैसेज टू योर फ्रेंड्स के दे कैन ज्वाइन बैक, क्योंकि अब ये नया इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, तो शुरू का हिस्सा वो मिस ना कर दें। तो प्लीज कैन यू जस्ट मैसेज देम कि ओके वी आर रीस्टार्टिंग। ओके, तो बिकॉज फिर वो इंट्रोडक्शन पार्ट अगर नहीं होगा उन्हें पता, तो फिर नेक्स्ट क्लास में उनको थोड़ी डिफिकल्टी होगी। ओके, मैंने टेक्स्ट कर दिए, अगर आप किसी ने आना हुआ वो आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज कोई नहीं फिर आएगा। फिर यूट्यूब पर आप continue- मौजूद हो। हाँ, अगर कंटिन्यूटी के लिए किसी ने देखना होगा तो वो यूट्यूब पे देख लेगा, क्योंकि YouTube पे इन देख एनी लीजिए। केस यू गेव दिस मैसेज बिफोर 3:30, जो कि हमारा एनीवे टाइम था, तो उससे पहले जी। आपने मैसेज कर दिया। ओके, अब वो यूट्यूब पे देख ले। अटेंडेंस वाइज अलबत्ता आई विल काउंट दैट, कि अगर अब उसने रीज्वाइन 3:30 से पहले नहीं किया तो फिर वो अटेंडेंस वाइज लूज करेगा। आप अटेंडेंस आप अपनी जो लोग मौजूद हैं वो चैट पे डाल दें, क्योंकि ये फिर दोबारा डाल। हाँ, ये किसी ऑटोमेटिक लेवल पर वो बाद में उसको वो फिल्टर करके आप लोगों की अटेंडेंस कम ना हो जाए, तो वो आप जो लोग मौजूद हैं वो जरूर डालिए, ताकि फिर वो क्योंकि जो अटेंडेंस की काउंटिंग वगैरह करते हैं वो ब्लाइंड होता है,
ठीक है, तो उसमें ये जरूरी है कि इसके अंदर आप फिर डाल दीजिए अपनी अटेंडेंस। ओके, अच्छा जी, चले अब हम इसको देखते हैं। ये इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ और हम इसको आगे करते हैं। इंट्रोडक्शन हम करेंगे इसकी, जो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मल्टी थ्रेड प्रोग्रामिंग में शेयर्ड मेमोरी मल्टीप्रोसेसर के लिए होती है। ये शेयर्ड मेमोरी मल्टीप्रोसेसर से मुराद ये है कि जिस तरह आपका भी जीपीयू का मॉडल था वो भी शेयर्ड मेमोरी ही था। उसमें क्या था कि एक कॉमन मेमोरी होती है जिसको बहुत सारे प्रोसेसर, जीपीयू के केस में थ्रेड्स थे, यहां इसके केस में कोर्स हैं। फर्क ये है, दे थ्रू दिस बस ये इसको मेमोरी को एक्सेस कर रहे होते पैरेलल में। वहां पर हमारे ये जो मैंने बनाया है, इस जगह उसकी स्मॉल थिन कोर थे और यहां हम इसके लिए थ्रेड का लफ्ज इस्तेमाल करते थे। थ्रेड वाज आल्सो ए प्रोसेसिंग थिंग, इज वेरी स्मॉल कोर। इस केस में दे आर बिगर कोर, ये ज्यादा पावरफुल कोर है। तो हमने जब शुरू में क्यूडा इसको जीपीयू को इंट्रोड्यूस किया था तब भी ये बताया था कि ये क्योंकि डेटा पैरेलल चीज है तो उसके बड़े लाइट थ्रेड्स हैं, जबकि मल्टी कोर में फुल फ्लेजेड प्रोसेसर्स हैं। हियर आर द कोर्स। एक सिस्टम में अगर 4 कोर्स हैं, इसका मतलब देयर आर 4 प्रोसेसर्स जो फुल फ्लेजेड हैं। ओके, ऑलराइट। तो हम कह रहे हैं कि वो इस बस के थ्रू ये कोर्स जो हैं ये एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, ये मेमोरी है, इसको हम कहते हैं शेयर्ड मेमोरी। जो वर्ड मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ शेयर्ड मेमोरी, वो ये है, ये मेमोरी है। इसको बहुत सारे प्रोसेसर्स, या जैसे जीपीयू में थ्रेड्स थे, यहाँ ग्लोबल मेमोरी थी, इधर से थ्रेड्स आते थे और ये बस के थ्रू इसको शेयर कर रहे थे। इसमें भी थिक किस्म के कोर्स हैं जो बस के थ्रू इस कॉमन मेमोरी को शेयर कर रहे हैं। तो इसे शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर सिस्टम जो थ्रेड बेस्ड प्रोग्रामिंग कर रहा है लाइक जीपीयू, मगर अब थ्रेड्स की पावर बढ़ी है, दे आर मोर पावरफुल कोर्स, ये फर्क है। अच्छा, तो अब इसके केस में पहले इस बात को समझने के लिए जो क्लासिकली नोन लिनक्स एनवायरनमेंट में, यूनिक्स एनवायरनमेंट में कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, हम उसको देखेंगे और फिर उसको लिंक करेंगे ओपनएमपी से, जो हमारी लैंग्वेज लेवल की चीज है। तो पहले इस थ्रेड्स के कॉन्सेप्ट को लिनक्स लाइक एनवायरनमेंट में हम सीखेंगे कि वो कैसे काम करते हैं, उनके क्या इश्यूज होते हैं, और फिर उसको ओपनएमपी पे यूज करेंगे। तो अगर हम उस डोमेन में जाएं तो ये 2 बड़े वेल नोन नेम है, pthread एंड POSIX। ये लिनक्स वाले जब मल्टीपल कोर्स के लिए थ्रेड्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो ये POSIX लिनक्स का वो था, यूनिक्स और लिनक्स वालों का, और इसी को जब स्टैंडर्डाइज किया तो इसका नाम pthread हो गया। बट दे आर वेरी सिमिलर इन बिहेवियर। हम इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके पहले सिंपल सूडो कोड लेवल की प्रोग्रामिंग करेंगे, क्योंकि हम इसमें आपको लैंग्वेज की बारीकी में नहीं डालना चाहते। हम इन कॉन्सेप्ट्स पे सूडो कोड लेवल पे आपकी प्रोग्रामिंग करेंगे, और उसके अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने सीखने और इस्तेमाल करने हैं, वो एक ये है कि फोर्क और ज्वाइन क्या चीज है, और एक ये है कि लॉक एंड अनलॉक क्या चीज है। इन 2 कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करके सिंपल प्रोग्राम सूडो कोड में लिखेंगे अंडर दिस अरेंजमेंट, और फिर हम लैंग्वेज ओपनएमपी पे चले जाएंगे। ये हमारी प्लान है इसको सीखने का। तो पहले लेट्स स्टार्ट विद दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ थिंग। तो एक इसका जो कॉन्सेप्ट है जो हमें सीखना जरूरी है वो ये है कि हम कह रहे हैं कि व्हाट इज ए प्रोसेस। पहले हम प्रोसेस को सीखें, जो हमने पहले भी बात की थी थोड़ी बहुत जीपीयू के केस में, मगर अब ये फुल फ्लेजेड कोर्स हैं, इसलिए इसको हमें ज्यादा अच्छी तरह देखने की जरूरत है कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस का फंक्शन से क्या डिफरेंस है। आप लोग फंक्शन इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तो प्रोसेस और फंक्शन में क्या फर्क है, चलिए बताएं। एनी वन ऑफ यू बताइए कि प्रोसेस और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक, ओके,
Okay, anyone of you wants to सर tell? मेरे हिसाब से तो दोनों सेम ही चीज़ है, क्योंकि प्रोसेस भी प्रोसेसिंग करेगा जिसको कोई भी कमांड मिलेगी, और जो फंक्शन है उसको भी जो इनपुट्स मिलेगी उसी के ऊपर वो परफॉर्म करके हमें आउटपुट देगा। Okay, अच्छा चलें. Any other suggestion about the process and the function जो हम यूज करते हैं सी में? सी, अभी सी की बात कर रहे हैं, फिर बाद में जाएंगे इसी चीज को इधर इस्तेमाल करेंगे कि प्रोसेस और फंक्शन में क्या फर्क है. अच्छा, दोनों में इस हद तक तो कॉमनैलिटी है कि दे हैव ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ग्रुप्ड अंडर अ नेम, और जब आप वो नेम इस्तेमाल करोगे तो वो सेट ऑफ वो कोड का इंस्ट्रक्शन रन होंगे. इस लिहाज से तो दोनों कॉमन है. लेकिन प्रोसेस और फंक्शन में फर्क यह है कि फंक्शन, प्रोसेस इज ए लाइव थिंग. जैसे आपके किसी भी प्रोग्राम का एक थ्रेड होता है, ये जब आप फंक्शन भी इस्तेमाल करते हो, ये आपका प्रोसेसर का एक लाइव थ्रेड होता है, सिंगल जी. अगर आप फंक्शन करते हो तो फंक्शन का सिर्फ ये है कि हियर इज अ फंक्शन f1. अगर आपने इस फंक्शन को यहां कॉल किया, इस जगह आपने कॉल किया फंक्शन f1 को कॉल किया, इट मीन्स नथिंग बट एम्बेडिंग दैट कोड. जो ये फंक्शन का कोड था, वो इंस्ट्रक्शंस को वो काइंड ऑफ आप समझो यहां पे आ गई हैं और आप रन कर रहे हो. या ये आपने कहा गो टू, वो जंप करके यहां गया, वहां रन किया और आ गया. बट इट इज ए डम सेट ऑफ थिंग्स जो यहां पर आ गई, इनको रन ये थ्रेड ही कर रहा है. ये थ्रेड एक ही था उसमें जो इनको रन करता है. ये थ्रेड या जो ये प्रोसेस का थ्रेड है, दिस इज ए लाइव थिंग. दिस इज क्रिएटेड. पहले तो जब वो आपका ऑन करते हैं तो आपका प्रोसेसर का ये थ्रेड जो एक्टिव चीज है ये रन इनिशिएट होती है, क्रिएट होती है, फिर ये रन हो रहा होता है, फिर ये सस्पेंड हो सकता है, फिर ये एंड में आप टर्मिनेट करते हो. तो ये जो सारी लाइव थ्रेड की एक्टिविटीज हैं वो इसके अंदर हैं. क्रिएट होना, सस्पेंड होना, टर्मिनेट होना, चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए रोल प्ले करना, ये इसके फंक्शन में ये बातें नहीं है. ये सस्पेंड नहीं कर सकती, ये अपने आप को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती, ये टर्मिनेट नहीं कर सकती. ये सारे काम ये हमारा मेन थ्रेड कर रहा होता है जो अब जीपीयू पर. ये सिर्फ ये है कि हाँ देयर इज अ ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन जो यहां आ गए. अगर ये थ्रेड होता, F1 की बजाय यहां एक थ्रेड आप बना देते, एक और इधर ये थ्रेड F, ये एक थ्रेड था F और इधर आप F1 थ्रेड बनाते, फिर ये एक नया लाइव थ्रेड क्रिएट होता जो सस्पेंड भी हो सकता है, टर्मिनेट भी हो सकता है, इनिशिएट भी हो सकता है. फिर ये डम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ना होते. तो ये फर्क है. थ्रेड इज ए प्रोसेस या थ्रेड इज ए लाइव थिंग एंड फंक्शन इज ए डम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ओके ओके. तो अब हम प्रोसेस के लिए फिर हमें ये बातें सीखना पड़ेंगी. क्रिएशन, सिंक्रोनाइजेशन एंड टर्मिनेशन. हमें फंक्शन के लिए चीजें नहीं सीखनी पड़ रही थी, इसके लिए सीखनी पड़ेंगी. अब क्रिएशन के लिए प्रोसेस का ये पॉजिक्स में या पी थ्रेड में वर्ड फोर्क इस्तेमाल किया जाता है. फोर्क जिसका मतलब है आप या इन्वोक या क्रिएट कर रहे हैं एक प्रोसेस. ये क्रिएशन ऑफ ए प्रोसेस के लिए वर्ड फोर्क है. क्या मतलब कि आपका एक एक्टिव थ्रेड या प्रोसेस ये चल रहा था, आपने सोचा मैं एक और पैरेलल में एक्टिव थ्रेड पैदा करूं जो पैरेलल में चले, वो भी एग्जीक्यूट कर रहा होगा अपने प्रोग्राम, ये भी एग्जीक्यूट कर रहा होगा. तो आपने यहां पर कहोगे फोर्क. आपका ये एक्स का थ्रेड चल रहा था या प्रोसेस चल रहा था, आप एक और प्रोसेस जनरेट करना चाहते थे, तो उसके लिए आप फोर्क वाई आपने कहा. अब ये इधर जाके एक और लाइव प्रोसेस पैदा हो गया. अब प्रोसेस के लाइव होने का मतलब ये है कि अब ये भी एग्जीक्यूट करता रहेगा कोई चीज यहां पर जो है,
और नया प्रोसेस अपनी इंस्ट्रक्शन जो है वो पैरेलल में एग्जीक्यूट करे। अब देखिए ये पैरेलल में काम हो गया। अगर ये फंक्शन होता तो यही वाला थ्रेड जंप करके यहां चला जाता और इधर एग्जीक्यूट करने लगता और फिर वापस आके वही वापस आता, फिर पैरेलल में दोनों एग्जीक्यूट ना करते। ये फर्क हुआ है प्रोसेस और फंक्शन का। तो आपने एक और क्रिएट किया प्रोसेस, ये पैरेलल में रन हो रहा है एक और चीज को, और इधर ये रन हो रहा है। ये है क्रिएशन ऑफ अ प्रोसेस, फोर्क। अब जब ये दूसरा प्रोसेस अपना काम कंप्लीट कर लेगा और ये दोबारा ये खत्म होना चाहता है कि अब भाई मेरा काम नहीं है, आई वांट टू फिनिश ऑफ, तो ये एक ज्वाइन स्टेटमेंट पैरा कहेगा कि ज्वाइन वाई, अब इस प्रोसेस के ज्वाइन। ये स्टेटमेंट कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे प्रोसेस में भी मौजूद होनी चाहिए ताकि इस स्टेज पर ये दोनों ये ज्वाइन बैक हो सकता है। ये प्रोसेस अब ये ज्वाइन कर लेगा यहाँ पे, और अब सिंगल प्रोसेस जो पहले था वो जारी रहेगा। ये एक्स वाला, इधर भी एक्स वाला चल रहा था, यहाँ भी एक्स जारी रहा, यहाँ वाई क्रिएट हुआ, रन हुआ, और यहाँ वाई टर्मिनेट हो, इसने ज्वाइन कर लिया और ये खत्म हो गया प्रोसेस। ये आपको दो प्रोसेसेस की क्रिएशन, ज्वाइनिंग। और अगर आप एंड करें, लेट्स से अब ये एक्स का प्रोसेस भी खत्म होकर आप कहें ओके आई वांट टू एंड दी कंप्लीटली दिस प्रोसेस, तो एंड के लिए वर्ड आप यानी का मतलब है टर्मिनेट। अब आप इस तरह को टर्मिनेट कर रहे हैं, तो क्रिएटिंग ए प्रोसेस फोर्क, ज्वाइनिंग ए प्रोसेस ज्वाइन सिंक्रोनाइजेशन के लिए, और फिनिशिंग ए प्रोसेस एंड टर्मिनेटिंग। ये तीन बेसिक चीजें किसी भी प्रोसेस को चाहिए। ओके सर, आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी, ये पीछे वाली स्लाइड में है सर। ओके ओके। अभी आपने कहा कि प्रोसेस एक्स एंड प्रोसेस वाई दो पैरेलल प्रोसेसिंग एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है। अब प्रोसेस एक्स जो है वो चल रहा है, इसी दौरान जो है हम पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए फॉर्क वाई यूज करके इन पैरेलल एक और प्रोसेस यूज कर रहे हैं। करेक्ट। और जो एक्स वाला है जो वो कंटिन्यूसली जा रहा है। सही है। जो वाई वाला होगा जब वो एंड हो जाएगा, प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, हाँ तो वो जो है प्रोसेस एक्स के साथ ज्वाइन करके वो पैरेलल में वो भी नीचे चलता जाएगा। फिर जिस तरह वाई ज्वाइन लिखा हुआ है जो नहीं। एक्स के अंदर ज्वाइन हो रहा है, नहीं। तो क्या वो हाँ। उसकी आउटपुट सिर्फ जाएगी? ओके। ये प्रोसेस जो नया जनरेट हो रहा था जी, जब ये ज्वाइन का इसमें आ रहा है तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट होने के वजह से इसका जो ये ज्वाइन वाई है, तो वाई प्रोसेस जो तक क्रिएट हुआ था वो ज्वाइन की वजह से ये प्रोसेस यहाँ टर्मिनेट हो गया। हाउएवर ये जब एक्स प्रोसेस में आप ज्वाइन वाई कह रहे हैं तो ये खाली सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ दिस प्रोसेस है, लेकिन एक्स टर्मिनेट नहीं हुआ क्योंकि अभी एक्स का या टर्मिनेट आना चाहिए या ज्वाइन आना चाहिए था। तो एक्स जारी रहा, वाई खत्म हो गया। वाई व्हेन इट वांट्स टू एंड एट दैट टाइम इट, ये अपने ही नाम से जब ज्वाइन कहेगा तो इट्स बिल्ट इन के ये टर्मिनेट हो गया, सिर्फ आगे एक्स चलेगा। यहाँ पे अब सिर्फ एक्स चल रहा है। इस पोर्शन में एक्स भी चल रहा था और वाई भी चल रहा है। समझ गया, आप समझ गया। ये वो पोर्शन वो बता रहा है कि इस दौरान जो है दो पैरेलल प्रोसेसिंग एक साथ काम हुई है। बिल्कुल सही, आप समझ गया। ओके, वेरी नाइस। समझ गया। अच्छा, तो ये अब हम उसी बात को दिखा रहे हैं, मगर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट अब क्लियर करना चाहते हैं हमारे इस डोमेन के लिए। जो मैंने कहा तो दो ही बातें सीखनी है हमें। एक सीखना है प्रोसेस का क्रिएशन, ज्वाइन, टर्मिनेशन। एक सीखना है हमें लॉक अनलॉक। तो अब हम सेकंड लॉक अनलॉक को सीखना चाहते हैं। देन वी विल एंड अवर लेक्चर। ये हमें दो मेन कॉन्सेप्ट सीख लेंगे और फिर हम इसको आइंदा यूज करेंगे प्रोग्रामों में। तो इसके लिए अब मसला क्या आता है, जब ये प्रोसेस जो अभी मैंने जनरेट किया, जैसे ये ए प्रोसेस था, वहां पर हमने एक्स वाई का है, यहाँ प्रोसेस ए है, ये फोर्क करके प्रोसेस बी में जा रहा है, ये फिर ज्वाइन बैक जी यहाँ कर रहा है, और ये वही एग्जांपल अब हमने एक्स वाई की जगह ए वाई। अच्छा, अब हम कह रहे हैं इसमें मसला क्या आता है जब ये पैरेलल में आप चलाते हो। ये मैंने पहले भी आपको सिखाया था जब जीपीयू का भी ये मसला था,
हमने वहां भी एटॉमिक और लॉक एंड लॉक सीखे थे, अब हम उसी बात को दोबारा सीख रहे हैं। अगर आप चाह रहे थे कि मैं कंप्यूट करूं, सम में एफ ए ऐड करूं और एफ बी ऐड करूं, ये मेरे दो फंक्शंस या वैल्यूज हैं दो, ये मैंने ऐड जी। करनी है इस सम में और ग्रैंड सम बनाना है। एम ये था आपका। आपने कहा चलो जी ठीक है, मेरे प्रोसेस ए में मैं चल रहा हूं और इस जगह मेरा एफ ए ऐड करने की इंस्ट्रक्शन है इसमें, और मैं बीच में एक प्रोसेस जो क्रिएट करूंगा वो अपने हिस्से से एफ बी ऐड करेगा सम में। और आप चाहते थे कि जब अल्टीमेटली आप इस जगह आओ, बाहर निकलो, तो आप प्रिंट करना चाहोगे सम, ये चीज प्रिंट करना चाहते हो आप इस जगह कि सम में ये दोनों चीजें ऐड हुई हुई हैं और आप यहाँ प्रिंट कर रहे हो। ये आपका एम था। अच्छा, जी। ये एम बड़े आराम से हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। सम में जब यहां पर आपने कोई वैल्यू ऐड की तो सम इंक्रीज हो गया। हो सकता है कुछ देर बाद उसी में आपने एफ बी भी इंक्रीज किया तो उसमें एफ बी भी ऐड हो गया, और जब आप इस जगह आओगे तो आप करेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंस्ट्रक्शन स्लाइटली पहले आ जाए या वो इंस्ट्रक्शन स्लाइटली पहले आ जाए, क्योंकि दोनों आपस में सिंक्रोनाइज तो है नहीं, कोई भी पहले आ सकती थी, तो ये नो प्रॉब्लम, आपको सही रिजल्ट मिलेगा जो आप चाहते थे। देयर इज अ वेरी स्मॉल स्लॉट, अगर ये दोनों इंडिपेंडेंटली चल रहे थे, एसिंक्रोनस प्रोसेस थे, इनमें कोई ऐसा नहीं था कि ये एक साथ आएंगे, लेकिन अगर कॉन्सिडेंटली ये वाली चीज इस जगह एक साथ ही आ जाए, यानी टाइम डोमेन में ये दोनों बिल्कुल एक ही वक्त में सम की मॉडिफिकेशन के लिए पहुंच जाए, ये इंस्ट्रक्शन भी इस जगह आए, और मैंने आपको बताया था कि वो रेस कंडीशन हो जाएगी कि ये सम को रीड करके अभी एफ ए को कैलकुलेट कर रहा है कि मैं इसमें ऐड कर दूं, इतने में इसने भी सम को रीड कर लिया और इसने एफ बी कैलकुलेट किया और उसमें ऐड किया, तो दोनों ने एक ही वक्त का सम रीड किया है। तो अब जो भी बाद में लिखेगा एफ ए या एफ बी, आपका रिजल्ट वो हो जाएगा, नॉट द सम ऑफ बोथ। ये मैंने डिस्कस किया था रेस कंडीशन पहले भी, ठीक है। तो अब ये रेस कंडीशन पैदा हो जाती है, इसको हमें हैंडल करने के लिए, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें वो सॉल्यूशन चाहिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन का, जिसको लॉक एंड लॉक या एटॉमिक इंस्ट्रक्शन से हम करते रहे हैं। यहां पर हम लॉक एंड लॉक से करेंगे, ये वर्ड एक्चुअली यहां से चला था कि अब इस काम को करने के लिए फिर हमें क्या करना होगा, खाली उस पोर्शन को जहां ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है कि कॉमन जगह पे दोनों ने लिखना है, अगर एक कॉमन शेयर्ड मेमोरी में दोनों ने मॉडिफाई करना है, सिर्फ उस इंस्ट्रक्शन को हम लॉक एंड लॉक में डालेंगे। इधर भी डाल देंगे कि भाई ये लॉक करके ये काम करो और फिर अनलॉक करो, और इधर भी जहां भी कहीं वो इंस्ट्रक्शन है लॉक एंड लॉक। उसका फायदा क्या होगा कि अगर किसी वक्त ये दोनों बिल्कुल एक साथ आ रहे हों तो जिसने पहले लॉक कर लिया वो कंप्लीट ऐड का काम करके फिर वो दूसरे को चांस देगा, वरना नहीं। और हमारा हमेशा ये वन आफ्टर द अदर ही एग्जीक्यूट होंगे और हमारा वो रेस कंडीशन का प्रॉब्लम पैदा नहीं होगा। ठीक है, ये समझ आ गई? सही, समझ गए सर। ओके, तो बस दैट इज इट। हमने ये दो मेजर कॉन्सेप्ट सीख लिए फॉर द पॉजेक्स या पी थ्रेड, कि एक है ये फोर्क ज्वाइन क्या होता है और एक ये कि लॉक एंड लॉक क्या होता है। लॉक अनलॉक क्या होता है? बस ये बेसिक था। अब हम नेक्स्ट उसमें एक ऐड अरे ऑन ए मल्टी कोर सिस्टम बाय यूजिंग दिस पॉजेक्स या पी थ्रेड के लिए एक सूडो कोड लिखेंगे नेक्स्ट टाइम व्हेन वी हैव द क्लास। ये वो सूडो कोड है, वी विल डिस्कस दैट। ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है ऑल सर। राइट, ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जी सर। जी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। सर मैंने आपको कल कोड दिखाना था तो आपने मुझे कहा था कि ये क्लास में दिखाइएगा कोड, वो जिसमें 2 मैट्रिक्स हैं, एक ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को कंबाइन करके मल्टीप्लाई करना है, तो उसमें मुझे एरर आ रहा था। अच्छा, ठीक हो गया। ये आप कह रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला प्रॉब्लम, ये हाँ जी। पीडीसी के सिलसिले से, हाँ जी, पीडीसी। हाँ पीडीसी जी, में, पीडीसी का पूछ रहा हूँ। पीडीसी में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको अभी प्रोजेक्ट में असाइन किया है।
जी सर किया हुआ है, वो सर अली रजा ने दिया हुआ है इसमें प्रोजेक्ट नंबर 3। 3 जी प्रोजेक्ट जी, नंबर वो 3 मैंने है, प्रोजेक्ट। इसमें लिखा हुआ है एक है मैट्रिक्स है, नीचे डॉट प्रोडक्ट है जिसमें आ रहा है मैट्रिक ए और बी। मैट्रिक ए और बी के हमने मल्टी डॉट प्रोडक्ट करना है और वो जो भी सारी वैल्यू है वो सी में पुट करनी है, और उसमें एडिट वाला भी आपने दिया हुआ है, ए प्लस बी वाला। हाँ, प्रोजेक्ट 3 में मैंने आपको इमेज के बारे में एक दिया है, ब्राइटनेस कंट्रोल का बारे में, एक दिया है हाँ जी, कंट्रास्ट के बारे में, और हाँ तीसरा जी, मैंने आपको दिया है डॉट प्रोडक्ट दिया है मैट्रिक्स का। हाँ जी डॉट प्रोडक्ट, जैसे हाँ जी, आपने अरे का डॉट प्रोडक्ट किया था, अरे के डॉट हाँ प्रोडक्ट जी, में आपने दो अरेज को एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई किया था, और फिर हाँ जी, इस प्रोडक्ट्स को ऐड करके सम निकाला था, तो वो आपका डॉट प्रोडक्ट था। सही है? जी, जी, यानी कि आपने जो पहले किया है अरे के लिए डॉट प्रोडक्ट, जो आप दिखा चुके हो सब लोग मुझे वर्किंग, हाँ जी दिखा चुके हैं बिल्कुल। उसमें आपने ये ए था, ये बी था, ए, हाँ जी, आपने इसको एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करके सी में डाला इस तरह, हाँ जी, हाँ जी ऐसे ही है। ये सी, और फिर आपने एटॉमिक से इन सी को ऐड किया, सम किया हाँ सी, जी, उससे हाँ मैंने जी, कहा कि वो आपका डॉट प्रोडक्ट निकल आया, यही था। ऐसे हाँ हम जी, हाँ जी ऐसे ही था। के अब भी ये डॉट प्रोडक्ट के लिए बिल्कुल यही चीज आप मैट्रिक्स के लिए करेंगे। यहाँ एक मैट्रिक्स है, अब सिवाय इसके कि सिंगल हाँ जी, डायमेंशन, यहाँ दूसरी मैट्रिक्स है, यहाँ एक तीसरी मैट्रिक्स होगी जो एलिमेंट हाँ वाइज जी, मल्टीप्लाई होगा, यानी इस एलिमेंट को इस हाँ जी। एलिमेंट से, ये सी आपका मैट्रिक्स बन गया मैट्रिक्स। सर और इसमें इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं होगा कि एक कॉलम और दूसरी रो को पकड़ेगा? नो नो, मैंने आपको ये तीन चीजें पिछले लेक्चर्स में एक्सप्लेन की थी कि एक चीज है दो मैट्रिसेस की डॉट प्रोडक्ट, असल में तीन चीजें, जी, एक है एलिमेंट वाइज जी, मल्टीप्लाई, वो ये था, ये, सही, फिर है डॉट प्रोडक्ट जिसका मतलब है ये डॉट प्रोडक्ट का मतलब ऐड भी हो जाएगा, हाँ जी, फिर तीसरी चीज है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अगर मैं कहूं ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स बी से, इसके लिए वर्ड बी हम से, डॉट प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करते, मल्टीप्लाइंग हाँ और जी, जो मैंने आपको सिखाया है। हाँ अगर जी, मैंने ये मल्टीप्लाई करके सी हासिल करना है, अब वो सारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के जो हमने आगे आपको सिखाया है, और वो हाँ आपसे जी, प्रोजेक्ट 4 में मांगा भी है, मांगेंगे भी, हाँ जी, इसमें वो वेक्टर और उसकी मल्टीप्लिकेशन है ये, सही, तो दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, दिस इज डॉट प्रोडक्ट, एंड दैट इज एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई। तीन तरह की जी, मल्टीप्लिकेशन आपकी टर्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको जो मैंने प्रोजेक्ट 3 सही। में दिया है वो ये वाला दिया है डॉट सर प्रोडक्ट। ये प्रोजेक्ट 2 में, हाँ जी प्रोजेक्ट 2 में मैं क्वेश्चन ये नहीं है सर, क्वेश्चन ये है ग्लोबल में जब मैं देता हूँ आई थ्रेड जो देता हूँ, एक थ्रेड का इंटीजर आई देता हूँ, दूसरे का इंटीजर देता हूँ जे देता हूँ, मतलब कि दो फॉर लूप लगा रहा हूँ। जब ग्लोबल में जो है वो फॉर लूप नहीं लगा रहा, ग्लोबल में तो मैं थ्रेड और ब्लॉक यूज करूंगा, बिल्कुल जिसमें ठीक से है, एक को मैं आई दे दूंगा, एक को मैं जे दे दूंगा, तो बिल्कुल। उधर वो मुझे एरर दे रहा है, अच्छा, वो मैंने पूछना था आपसे। वो एरर्स, अच्छा अब एक तो समझ गए ना कि आपने मैंने आपसे ये मल्टीप्लिकेशन तो नहीं मांगी है प्रोजेक्ट 3 में, डॉट प्रोडक्ट मांगा हाँ है, जी, जिसमें आप ये बातें हाँ जी, जो सारे बता रहे हो वो सही हैं कि अब यही हाँ सारे जी, काम जो अरे में आप सिंगल इंडेक्स से कर रहे थे, अब आपके दो हाँ जी, इंडेक्स आ गए हैं, हाँ, हाँ मैट्रिक्स जी, से। अब जी, इनके अंदर जो इशू हैं उनको हम वन बाय वन देख सकते हैं, मगर उसके लिए पहला स्टेप ये करो, मैंने इन एग्जाम्पल्स को आपको अपने लेक्चर्स में विद कंप्लीट कोड सॉल्यूशन डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है? हाँ जी। पहले तो उनको देख लो, उन्हें देख लो, फिर नहीं मैंने उन्हें देखा है, उन्हीं को देख के अप्लाई करके तो ओके मैंने किया। जब उसको कंपाइल कर रहा हूँ तो वो मुझे ग्लोबल के अंदर खाली एरर दे रहा, बाकी कहीं भी नहीं दे रहा। जी। तो अब फिर उस एरर को आप वो करोगे, आप एक तो बात ये है कि आपने जो आई जे डिफाइन किए हैं हाँ उनको जी, आपने आई के साथ वाई और जे के साथ एक्स लिखा है, हाँ डॉट जी एक्स। ऐसे ही लिखा है, ऐसे ही लिखा है, ऐसे ही लिखा है सर।
फिर आप जब उसको वो कर रहे हो जो कंडीशन में इफ एल्स उनको आपने मतलब कि if जब आप जो भी काम कर रहे हो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स पे, हाँ जी उसमें आपने जो दो इंडेक्स आई जे होते हैं हाँ जी उनको सिंगल इंडेक्स में कन्वर्ट भी किया है? सिंगल का नहीं आइडिया किया, नहीं है सर। नहीं किया ना? सिंगल से सिंगल का नहीं होगा, ऐसे होगा। मैं फॉर एग्जांपल सी एरे आई कोमा जे, ऐसे है ना सर? देखिए एरे सी का एरे आई कोमा जे इज इक्वल टू ए, जो आपने जो फार्मूला बताया हुआ था वही इधर फार्मूला देखो, मैंने अप्लाई। हाँ इधर देखो, ये जी आपका सी है, सी हाँ आई जी जे। आई हाँ जी आप आई जे आप थ्रेड लिखे ना आपने, हाँ जी आप फिर जी आखिर जी बाद में कहोगे सी आई जे इज हाँ इक्वल जी टू ए आई जे जी जी इंटू, आप इनको ए आई जे, ये एलिमेंट वाइज जी मल्टीप्लाई था ना, ए आई जे इंटू, हाँ जी हाँ जी ये हाँ काम जी आप लिख रहे हो अपने उस कोड में, ये लिख रहे हो। हाँ जी हाँ जी और ऊपर आपने आई और जे को मैप किया हुआ है बाय, यहाँ हाँ आई जी को मैप किया है बाय डॉट वाई वाले से, और हाँ जी जे को मैप किया हुआ है बाय डॉट एक्स, एक्स ऐसे किया है। हाँ जी हाँ जी ऐसे ही है, मैं ये कह रहा सेम हूँ इसी तरह ही है। कि आपने इन्हें कन्वर्ट किया सिंगल इंडेक्स में। सिंगल इंडेक्स सिंगल नो इंडेक्स का सर। मतलब है यू कैन नॉट राइट आई जे हियर, यू हैव टू राइट आई, इसको आई इंटू width of this matrix, row width of this matrix, row width plus j। आप क्यूडा सी में दो इंडेक्स, क्यूडा सी डज नॉट अंडरस्टैंड, आपको इस शक्ल में ये कोड को लिखना पड़ेगा, इसका भी और इसका भी, देन इट शुड वर्क। सर ये आई ए सेकंड ये नीचे हुआ है, हाँ तो एक सेकंड मुझे ये जूम का वो करना पड़ेगा। हाँ चले, जी ये आपने लिखा है नीचे आई आई इंटू इस मैट्रिक्स का रो विड्थ प्लस जे। विद। सर ये विद क्या चीज है? विद वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी, विद जो गिवन करनी पड़ेगी यहाँ पे। जो भी ये मैट्रिक्स है, फर्स्ट करो ये ए मैट्रिक्स है, ये हाँ ए है जी ना, इस ए मैट्रिक्स की आपको डायमेंशन पता है, जी सही है। फर्स्ट करो 16 मल्टीप्लाई 16। अगर ये m बाय n मैट्रिक्स थी सपोज, हाँ जी हाँ तो जी इसकी रो विड्थ क्या है? n। हाँ जी एन तो ये n यहां लिखेंगे, i को n से जी मल्टीप्लाई करोगे और उसमें j ऐड करोगे, सही क्योंकि सही क्यूडा सी सही डज नॉट अंडरस्टैंड टू इंडेक्सेस। सही वो जो मैंने सही आपको हो बताया था ना रो मेजर की कन्वर्शन, वो इस बात हाँ के जी लिए आप ये लिखें, इट विल इंशाल्लाह रन। ओके ओके सर ऑल राइट, ओके आई थिंक दिस वाज वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। जी आप सारे ये चीज क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो दिस एरर इज क्वाइट लाइकली, आप अपने प्रोग्राम में जी इसको करेक्ट कर सकते हो। गुड क्वेश्चन। सही है सर। थैंक एनी यू अदर सर। क्वेश्चन? नो सर यही ओके क्वेश्चन था। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। See you later. चलिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।